तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ट्रू साइको जो होता है वहां पर लीडर बोंग प्योंग को मार डालता है और उसके मरने से पहले वो उससे पूछता है कि यार तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। तो वो उसे कहता है क्या मुझे यहाँ पर ये करने की कोई वजह चाहिए, क्योंकि इंसान तो सदियों से यहाँ पर दूसरे इंसानों को मारते आ रहे हैं। जब इंसान कभी बंदर हुआ करते थे तब भी वो यहाँ पर दूसरे बंदरों को मारते थे, और अब जबकि यहाँ पर सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है तब भी इंसान दूसरों को मारते हैं। और तुम्हारी म्यूरम इससे डिफरेंट नहीं है, जो यहाँ पर स्ट्रांग है वो कमजोर को मार डालता है। यानी कि इंसान एक दूसरे का शिकार करते आए हैं, और मैं भी यहाँ पर एक शिकारी हूँ जो कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों का शिकार करता हूँ। अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, और इसी के साथ ही वो उसको मार डालता है। और उसके मरने के साथ ही वहाँ पर जबरदस्त लाइट चमकती है, क्योंकि हमारा सोसैम जो होता है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, और उसका ब्रेक थ्रू होने के बाद सोसैम का बाजू भी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। तुम्हारा सोसैम कहता है कि लो मेरा बाजू वापस आ गया है, और मैंने यहाँ पर फाइनली ब्लैक गैंग के सभी लोगों को मार दिया है। तो ब्लैक गैंग का एक एक बंदा उसने चुन चुन कर मार दिया होता है, सारी की सारी ब्लैक गैंग्स मर चुकी हैं, और उसने जितना ब्रेक थ्रू करना था वो कर लिया। और अब वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि अगली स्टेज के ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे ऐसी जगह के ऊपर जाना है जहां पर स्ट्रांग जो होते हैं वो भी स्ट्रांग का शिकार बन जाते हैं। यानी कि तुम जहां पर स्ट्रांग हो तुमसे ऊपर कोई ना कोई स्ट्रांग जरूर होता है। मैं म्यूरम में जाने वाला हूं, क्योंकि फिलहाल के लिए तो वो डांदरी क्लैन में, लेकिन जब वो रियल दुनिया में जाएगा यानी रियल म्यूरम के अंदर जाएगा जहां पर पांचों बड़े क्लैंस जो है एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वहां पर उसे शिकार करने का ज्यादा मौका मिलने वाला है। और इसी के साथ ही एक सीन में डिमोनिक कल्ट का दिखाया जाता है, और आपको पता है कि म्यूरम हो और वहां पर डिमोनिक कल्ट का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो डिमोनिक सेक्टर का सीन दिखाते हैं जहां पर लीडर जो होता है वो अपने एक साथी से पूछता है कि बताओ कि ऑर्थोडॉक्स डीमन वार में कितना वक्त रह गया है। तो उसका एडवाइजर उसे कहता है कि सर सिर्फ 2 साल के बाद हम लोग उनके ऊपर फुल ऑन अटैक कर सकते हैं। तो वो कहता है कि 2 साल रह गए हैं, यानी कि बहुत ही कम समय बचा है, तो क्या हम लोग अपने ग्रैंड प्लान को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी कमोशन स्टार्ट करें। तो वो एक बंदा जिसका नाम वैंग मून होता है उसे कहता है कि वैंग वून क्या तुम रेडी हो। तो वो कहता है जी सर, जब आप कहेंगे मैं तब जहां पर अटैक करना शुरू कर दूंगा। तो वो उसे कहता है कि जाओ जाकर उनको बताओ कि डिमोनिक फैक्शन अभी तक जिंदा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है सोसैम का, कि सोसैम अपने घोड़े को लेकर जा रहा होता है गली में, और जहां पर गलियों में काफी ज्यादा शांति है, क्योंकि ब्लैक सोसाइटी के सभी लोग मर चुके हैं और सभी क्रिमिनल्स जो हैं इस पूरे एरिया के अंदर जितने भी थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो सोसैम जब चलता हुआ जा रहा होता है तो वहां पर कुछ लोग बैठे आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं। एक कहता है क्या तुमने न्यूज सुनी है, क्या तुमने सुना कि ब्लैक सोसाइटी का लीडर भी मारा गया है और उसके साथ साथ पूरी की पूरी ब्लैक सोसाइटी अब खत्म हो गई है। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मैंने सुना है, इसी वजह से तो आजकल कोर्टिशियन और मर्चेंट्स काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मर्चेंट्स को कोई लूटेगा नहीं और कोर्टिशियंस की कोई इज्जत नहीं लूटेगा, तो वो सभी लोग इसलिए ज्यादा खुश है। तो दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर उस नेमलेस हीरो को नेमलेस हीरो नहीं बल्कि नेमलेस ग्रेट हीरो कहना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पर हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जबकि एक तीसरा बंदा उनके पास खड़ा होता है और उनसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर उसके ये सब कुछ करने के पर अभी भी शक है, क्या है कोई यहाँ पर इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि उसने हमारे लिए यहाँ पर जितने भी ब्लैक सोसाइटी के लोग थे सभी को मार डाला। तो दूसरा उसे कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं करने वाला था, डांदरी क्लैन हो या फिर 5 ग्रेट क्लैंस हो, कोई यहाँ पर उन गुंडों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था, जबकि वह गुंडे उन्होंने हमारे साथ क्या कुछ बुरा नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर हमारी लड़कियां उठा लेते हैं, हमें लूट लेते हैं, और हमें यहाँ पर जब चाहे उनका दिल करता है वे मार डालते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि उस नेमलेस हीरो ने जो कुछ भी किया है वो अच्छा किया है। मैं तो यहाँ पर उसके नाम के गुण गाऊंगा, यहाँ तक कि मैं यहाँ पर जश्न मनाऊंगा। आज का पूरा दिन हम लोग जश्न मनाएंगे, क्योंकि हमारे बोंगयांग के अंदर हर एक किस्म का क्राइम खत्म हो गया, कोई क्रिमिनल जिंदा नहीं बचा। तो दूसरा उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, राइट, ये सेक्टर्स किसी काम के नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पर जो नेमलेस हीरो एक देवता बनकर आया है जिसने हमारे लिए यहाँ पर इतना कुछ किया, हम आम लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। तो इसी के साथ ही उनमें से जो तीसरा होता है वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर अभी भी इस बात के ऊपर शक है, जबकि उनमें से एक उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर चीख चीख कर कहूंगा कि नेमलेस हीरो तुम महान हो, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है हम सभी लोग तुम्हारे नाम के लिए चीयर करेंगे। और वहां पर जैसे ही वो उठकर खड़ा होता है दूसरा भी उठकर खड़ा हो जाता है, और देखते ही देखते वहां पर सभी लोग जो होते हैं वो गली के बीचों बीच आ जाते हैं। सभी लोग वहां पर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आज का दिन हम लोग जश्न मनाएंगे नेमलेस हीरो के नाम से जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। और मां सोसैम उन सभी को देख रहा होता है कि पागलों की तरह सभी लोग वहां पर उसके नाम के जश्न मना रहे हैं, जबकि वो अपने मकसद के लिए जहां पर सभी लोगों को मार रहा था। तो मां सोसैम कहता है कि लगता है कि वक्त आ चुका है इस जगह को छोड़कर जाने का, अब इन कमीने राइटकेस लोगों को तो मैं नहीं मारूंगा, मुझे जाकर कोई और क्रिमिनल्स ढूंढने होंगे। तो इसी के साथ ही जब वो रात के वक्त वापस पहुंचता है, क्योंकि डेली उसकी यही रूटीन होती है, उसे घोड़े को बाहर लेकर जाना होता है, उसे चराकर या फिर उसे वॉक करवाकर वापस लाना होता है। जैसे ही वो अपने स्टेबल के पास पहुंचता है तो वहां पर विंडो ओपन होती है, उसकी स्पिरिट आई एक्टिवेट होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे लेवल से 10 लेवल अबव कोई पावरफुल बंदा तुम्हारा स्टेबल के अंदर है। तो वो कहता है कि आहिश यहाँ पर मेरे स्टेबल के अंदर कौन हो सकता है। तो वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो वहां
यहाँ पर सामने देखता है की डायो वहां पर खड़ा होता है। तो की डायो जो कि ब्लैक रो हाल का मास्टर है और उसके साथ वहां पर सेक्टर लीडर खड़ा होता है डानरी क्लैन का। तो वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर कोई ट्रबल काज करने के लिए आया होगा, इसे कहीं पता तो नहीं चल गया। तो इसी के साथ ही वहीं पर घुटने टेक देता है। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर आके बढ़ते हैं, घोड़े को जाकर प्यार करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर इस घोड़े को बाय बोलने का वक्त आ चुका है। मैंने इतने प्यार से इस घोड़े को पाला है। जबकि हमारा जो सोसैम होता है वो उसके पाँव से निकलने वाली हवा को चेक कर रहा था, क्योंकि सेक्टर लीडर जो है वो यहाँ पर सेक्टर लीडर है और ऊपर से एक सुप्रीम मास्टर है इस मार्शल आर्ट्स का। इसी वजह से उसकी जहाँ पर वो खड़ा होता है वहीं पर से एयर प्रेशर निकल रहा होता है। तो सेक्टर लीडर जो होते हैं सोसैम के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं देते और साथ ही वो कहते हैं कि आप जबकि यहाँ पर फुल मून आने वाला है और मैंने सुना है कि नामगोंग क्लैन की सेकंड डॉटर की वो शादी करने वाले हैं, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि इस घोड़े को उन्हें गिफ्ट में दिया जाए और मैं चाहता हूँ कि उनकी सेकंड डॉटर की शादी जो है वो यहाँ पर हमारे डांदरी क्लैन में हो। तो ये बात सुनने के बाद की डायो उसे कहते हैं तो क्या आप यहाँ पर अपना फेवरेट घोड़ा उनको गिफ्ट में देने वाले हैं, क्या ये एक वेडिंग गिफ्ट होगा? तो उसे कहते हैं कि हाँ ये एक वेडिंग गिफ्ट होगा, मैं चाहता हूँ कि उस लड़की की शादी मेरे क्लैन के मेरे बेटे के साथ हो, क्या तुम समझ रहे हो इस बात को? तो जहाँ पर अगर मुझे इसके लिए घोड़ा तो क्या मुझे किसी और की जान भी देनी पड़े तो मैं उसकी जान भी देने को तैयार हूँ, बस यहाँ पर उनकी बेटी की शादी मेरे क्लैन में हो जाए। तो इसी के साथ ही मास्टर की डायो से कहते हैं लेकिन आपको पता है कि डानरी क्लैन जो है वो नामगोंग क्लैन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा, और क्या आपको लगता है कि वो अपनी बेटी की शादी जहाँ पर हमारे क्लैन के किसी डिसाइपल से करेंगे? क्या ये एक डिसाइपल सेरेमनी होने वाली है या फिर एक शादी की सेरेमनी होने वाली है? तो सेक्टर लीडर जो होता है वो गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? तो की डायो से कहते हैं लेकिन सर वो यहाँ पर इसके लिए नहीं मानेंगे। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो इस बात के लिए नहीं मानेंगे, इसी वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ चाहे कुछ भी करो, चाहे किसी भी मेथड को यूज करो, लेकिन ये होना चाहिए। और साथ ही वो उसके कंधे के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ प्रेशर डालते हैं और उसे कहते हैं कि अब ये तुमने करना है, मैं चाहता हूँ कि वहां पर जाओ, अपनी स्क्वाड को लेकर जाओ और जाकर उनके सामने मेरे बेटे को रिप्रेजेंट करो और उनकी सेकंड डॉटर की शादी हर हाल में मेरे बेटे के साथ ही होगी, वरना तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और साथ ही वो कहता है कल सुबह तुम लोग यहाँ पर से निकलोगे? तो वो कहता है जी सर हम लोग कल सुबह यहाँ पर से निकलेंगे। और साथ ही वहां पर जाने से पहले सेक्टर लीडर जो होते हैं उसे कहते हैं और ये चीज जो ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी है सर झुकाकर बैठी है, इसे भी अपने साथ ले जाना, ये घोड़े को बहुत अच्छे से संभाल सकता है और घोड़े को संभालने के लिए तुम्हें इस बेकार घटिया सी चीज की जरूरत पड़ेगी। वो सोसैम के बारे में बात कर रहा होता है, वहां पर ऑर्डर देने के बाद वो चला जाता है। तो की डायो जो होते हैं वहां पर सोसैम की तरफ देखते हैं और सोसैम जो होता है वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कल सुबह तैयार रहना, और फिर साथ ही वो भी चले जाते हैं। तो अगले दिन सुबह का सीन दिखाता है कि मां सोसैम जो होता है वहां पर तैयार हो जाता है और घोड़े को भी उसने रेडी कर दिया होता है। तो मां सोसैम कहता है कि आखिर मुझे यहाँ पर ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मैं भी मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊं? हालांकि मैंने क्लैन के सभी लोगों की मार्शल आर्ट्स को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ मूवमेंट्स को कॉपी कर पाता हूं, उसके अंदर से कोई भी की एनर्जी नहीं निकल पाती। क्या मुझे यहाँ पर किसी बुक को चोरी करके पढ़ना चाहिए या फिर मुझे यहाँ पर किसी मास्टर को ढूंढना चाहिए? लेकिन ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे कोई बुक तो मिलने से रही और ऊपर से कोई मास्टर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस दुनिया के रूल्स के मुताबिक मेरी उम्र 18 साल हो चुकी है और अगर हम लोग एक मार्शल मास्टर चाहते हैं तो उसके लिए हमें 10 साल से या फिर 5 साल से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करना होती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हमारे सोसैम को एक मास्टर मिलेगा, तो देखेंगे क्या हमारा सोसैम एक मार्शल मास्टर बन पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ट्रू साइको की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सोसैम जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए क्या करूं, मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता क्योंकि मैं 18 साल का हो गया और मुझे कोई मास्टर नहीं मिलेगा और मैं यहाँ पर किसी बुक को समझ नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। और इसी के साथ ही वो वहाँ पर सोच ही रहा होता है कि अब यहाँ पर से मैं जाने वाला हूँ नामगोंग क्लैन में, जहाँ पर नामगोंग क्लैन जो कि 5 बड़ी ग्रेट फैमिलीज में से एक फैमिली और वहाँ की मार्शल आर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर जाकर मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ घोड़े को संभालने के लिए लेकर जाया जा रहा है, लेकिन मैं वहाँ पर से काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ क्योंकि नामगोंग क्लैन के अंदर बहुत ही पावरफुल लोग भी और उनको मारकर मैं लेवल अप भी कर सकता हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और इसी के साथ ही की डायो जो होता है वो अपनी स्क्वाड से कहता है कि सभी लोग रेडी हो। ब्लैक रो हाल के सभी लोग आ गए? तो वो कहता है जी सर आ गए हैं। तो फिर साथ ही वो कहते हैं कि चलो यहाँ पर से फिर निकलते हैं, लेकिन साथ ही वो कहता है कि मुझे बताओ कोई मिसिंग तो नहीं है? तो एक बंदा उसे कहता है सर यंग लॉर्ड और यंग लेडी वो दोनों यहाँ पर नहीं है। तो की डायो कहते हैं कि डानरी क्लैन का गैंग हाई यानी कि जो यंग मास्टर है वो कमीना तो इस वक्त किसी होटल के अंदर किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा, उसे हम लोग रास्ते में जाकर ढूंढ लेंगे। और रही बात यहाँ पर डानरी ही की, तो वो अकेले ट्रैवल करना पसंद करती है और मुझे लगता है कि वो हमारे पीछे आ जाएगी, हमें उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं। और साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हर एक रेस्टोरेंट में जाकर देखते हुए जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो हमें मिल ही जाएगा। तो थोड़ी आगे जाने के बाद वो लोग रुक जाते हैं क्योंकि एक रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट के अंदर यानी एक इन के अंदर वहां पर फाइट हो रही होती है। तो वो वहां पर रुक जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि गैंग ही कमीना फिर से यहाँ पर किसी को पीट रहा है। तो डैनरी गैंग ही के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा बेटा है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि बचपन से ही उसके अंदर मार्शल आर्ट्स का काफी ज्यादा टैलेंट था। तो सेक्टर लीडर इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि उनका बेटा एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, लेकिन यहाँ पर वो एक बहुत ही बुरी आदत में पड़ चुका है। अगर देखा जाए तो उसके टैलेंट्स की वजह से अभी तक वो हमारे सेक्टर का सक्सेसर बन चुका होता या फिर वो उसकी वजह से डानरी क्लैन का नाम रोशन हो चुका होता। लेकिन असल प्रॉब्लम तो उसके करैक्टर की है कि वो एक बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान है, यानी कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में तो वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जहां पर भी उसे फ्री टाइम मिलता है वो लड़कियों के साथ मजे करने के लिए चला जाता है। इसी वजह से अक्सर यहाँ पर फाइट्स होती रहती है और कभी ना कभी वो यहाँ पर इस बार के अंदर किसी ना किसी से झगड़ा करके वापस आ जाता है। तो यहीं पर से मास्टर की डायहो जो होते हैं वो दरवाजे के बाहर आकर खड़े होते हैं उस रेस्टोरेंट के और कहते हैं यंग मास्टर अब तुम यहाँ पर किसको पीट रहे हो, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें यहाँ पर से जाना है नैमकोंग क्लैन की तरफ। लेकिन साथ ही वहां पर जबरदस्त पावर निकल रही होती है। वो एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर गैंग हाई की नहीं होती, यानी कि वो किसी और की पावर्स होती है जो यहाँ पर उसे पीट रहा होता है। और साथ ही उनका यंग मास्टर उड़ता हुआ बाहर आकर दीवार के साथ टकराता है। तो की डायहो चलाकर कहता है कि यंग लॉर्ड ये आपके साथ क्या हुआ। और इसी के साथ ही वहां सोसेम अपनी स्पिरिट आई को एक्टिवेट करता है और उसे पता चलता है कि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है जो कि कम से कम 10 लेवल्स हायर है। तो जो गैंग हाई जो होता है वो भी वहां पर गिरने के बाद इशारा करते हुए कहता है कमीना कहीं का, उसकी हिम्मत कैसे मेरे पर अटैक करने की, इसको मार डालो। जबकि सामने से जो मार्शल मास्टर होता है बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ वहां पर बाहर निकल कर आता है। की डायहो हैरान परेशान खड़ा होता है, जबकि वहां सोसेम एक्साइटेड होता है और कहता है ये तो एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है और एक नया एक्सपर्ट, यानी कि इस इलाके के अंदर मैंने पहले इतना पावरफुल एक्सपर्ट नहीं देखा। तो वो बंदा जो होता है बड़ी तेजी के साथ आता है और आकर अपना पाँव उसके गैंग हो के सर के ऊपर रखकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने की बात कर रहे हो। तो क्योंकि अब वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर होता है और की डायहो भी उसे नहीं जानता, तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कौन हो तुम यहाँ पर हमारे यंग लॉर्ड के साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो हमारा जो सोसैम होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या मास्टर की डायहो को भी इस मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर इसकी एनर्जी को महसूस करके मुझे पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। लेकिन अगर यहाँ पर की डायहो को इसके बारे में नहीं पता, इसका मतलब यह है कि ये बंदा कोई अननोन है या फिर बाउंड्री के बाहर से आया, किसी दूसरे सिटी से यहाँ पर आया है। तो वो मास्टर उनकी तरफ देखकर अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर साथ ही वो उसे बताता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर हमारे लॉर्ड यानी यंग लॉर्ड को यहाँ पर हरास कर रहे हो, क्या तुम डानरी क्लैन से फाइट करना चाहते हो। तो मास्टर अपनी तलवार पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपना पाँव नहीं हटाओगे और पीछे नहीं हटोगे तो फिर हमें तुमसे फाइट करना पड़ेगी। और साथ ही सभी लोग वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जबकि मां सोसैम जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है ये सभी लोग मरने वाले हैं, क्योंकि अनहुई में इस तरह का पहले कोई मास्टर नहीं आया जो कि डानरी क्लैन के यंग मास्टर को इस तरह से हैरास कर सके। इन सभी की आंखों के सामने वो उनके यंग मास्टर को बुरी तरह से पीट रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस मास्टर को हरा पाएंगे। तो इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है वहां पर उन सभी की तरफ घूर कर देखता है और साथ ही अपने कान में उंगली डालते हुए उनको इग्नोर करते हुए कहता है कि तुमने कहा कि डानरी क्लैन से हो, ये डानरी क्लैन क्या है, क्या ये किसी खाने वाली चीज का नाम है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही लगता है। तो ये बात सुनते कि डायो गुस्से के साथ से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी डानरी क्लैन की इंसल्ट करने की। तो मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे डानरी क्लैन के बारे में कुछ नहीं जानता, अगर यहाँ पर ये खाने वाली चीज है तो फिर मैं इसे खा लूंगा, अगर खाकर फेंकने वाली थूकने वाली चीज है तो फिर मैं खाकर थूक दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें क्रश करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इसी के साथ की डायो अपनी तलवार निकालकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी यूनिट से कहता है कि ब्लैक करो यूनिट, अटैक करो, अपने यंग मास्टर को सेव करो। तो जैसे ही वो लोग भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है वहीं पर से अपनी उंगली को सामने की तरफ फ्लिक करता है। तो जब वो अपनी उंगली को सामने की तरफ फ्लिक करता है वहां पर उसके अंदर से बहुत सारी पॉइजनस एनर्जी निकलती है और उसके साथ वहां पर बहुत सारी नीडल्स निकलती हैं। तो वो सारी की सारी प्लम ब्लॉसम नीडल्स होती है और सभी के माथे के अंदर जाकर लगती है। वहां पर फ्रंट के ऊपर जितने भी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे, और एक नीडल जो होती है वहां पर मास्टर की डायो के माथे में भी लगती है और उनको वहां पर समझ आ जाती है ये बंदा कौन है, क्योंकि जैसे वहां पर सभी के सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, उनके माथे के अंदर नीडल्स लगी होती है। तो आपको यहाँ पर टैंग जियोंगम्योंग याद आ रहा होगा, लेकिन ये टैंग जियोंगम्योंग नहीं है बल्कि उसी के क्लैन का एक मेंबर है। तो मास्टर की डायो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, टैंग फैमिली से कोई यहाँ पर क्यों आएगा। तो मास्टर टैंग जो होते हैं उसे कहता है कि देखो जरा तुमने यहाँ पर मुझे पहचान लिया, कम से कम तुम्हारे पास थोड़ी बहुत अकल तो है कि तुमने यहाँ पर मरने से पहले मुझे पहचान ही लिया है। मास्टर उसे कहता है कि मुझे सोल हंटिंग पॉइजनस पाम टैंग वू कहते हैं। तब वो यहाँ पर उसे अपना नाम बताते हैं। तो इसी के साथ में म्यूरम के 20 स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में बताया जाता है कि म्यूरम के अंदर 20 बहुत ही पावरफुल लोग हैं, जिनमें से 2 गार्ड्स का टाइटल रखते हैं, जिनमें से 3 मास्टर मॉन्स्टर्स का टाइटल रखते हैं, जिसमें से 5 पिनेकल्स का टाइटल रखते हैं और 10 ग्रेट मास्टर्स हैं। तो ये सभी मास्टर्स को मिला
मिलाकर टोटल 20 ग्रेट मास्टर्स बनते हैं, जिनमें से टैंग वू भी एक ग्रेट मास्टर हैं। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि जो भी इनसे पंगा लेता है उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती है। इन्हें सोल हंटिंग पॉइजनस पाम इसलिए कहा जाता है कि अगर इसके साथ पंगा लिया तो यहाँ पर अपनी पॉइजनस नीडल के साथ तुम्हारे पर अटैक करेगा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी तुम्हारी सोल को शांति नहीं मिलने वाली। तुम्हारी आत्मा को टॉर्मेंट किया जाता है, या तुम्हारी आत्मा को अपने पॉइजन के साथ जलाकर राख कर देता है। तो हमारा सोचता है वहां पर खड़े खड़े सोच रहा होता है कि इन्होंने यहाँ पर टैंग वू से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ये सभी लोग मरने वाले हैं। अगर टैंग वू को और भी ज्यादा गुस्सा आया तो पूरी टैंग फैमिली यहाँ पर आ गई तो वह अपनी पॉइजनस टेक्निक्स के साथ पूरे के पूरे डैनरी क्लैन को खत्म कर देंगे। डैनरी यंग मास्टर ने तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या वाकई में ये सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं? क्योंकि वो बंदा यानी टैंग वू जो है वो शांत नहीं हो रहा। तो साइड के ऊपर से एक लड़की निकल कर आती है और उसे कहती है ग्रैंडपा बस करो। तो क्या तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को इस तरह से मार डालोगे? ये तो बस यहाँ पर कुछ बेवकूफ लोग हैं, इनको यहाँ पर से छोड़ दो, यानी जिंदा छोड़ दो। तो ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं। अब जबकि तुम कह रही हो तो फिर ठीक है, मैं इन लोगों को छोड़ देता हूँ। मैं तो बस यहाँ पर इन लोगों को सबक सिखा रहा था कि डानरी क्लैन तो कुएं में बैठे हुए एक मेंढक की तरह है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। और साथ ही वो आगे बढ़ते और कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ पर राइटियस सेक्टर के एक यंग मास्टर हो तो इसी वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राइटियस फैक्शंस के बीच में आपस में फाइट शुरू हो जाए। लेकिन तुम्हें कम से कम यहाँ पर देखना चाहिए कि तुम किस लड़की के ऊपर हाथ डाल रहे हो। तो इसी के साथ ही मास्टर वू जो होते हैं वहां पर की डायो से कहते हैं कि जब ये लड़का होश में आएगा तो इसे कम से कम इतना बता देना कि अगली बार अगर इसने इसी तरह किसी और लड़की के ऊपर हाथ डाला तो हो सकता है कि अगली बार मेरी तरह का कोई मास्टर इसे माफ ना करे और तुम्हारा डानरी क्लैन इस बेवकूफ बच्चे की वजह से मारा जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जो सो सैम है उसकी किस्मत कैसे खुलने वाली है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ट्रू साइको के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर टैंग वू जो होते हैं वहां पर उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे होश आने के बाद इस कमीने को बता देना कि दोबारा किसी रैंडम लड़की को बिल्कुल ही मत छेड़े या फिर उसे सोने के लिए मत पूछे, क्योंकि अगली बार कभी ऐसा हुआ तो ये बंदा मारा जाएगा और साथ ही तुम्हारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद की डायो से कहते हैं जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पर तर्स खाने के लिए, मैं इसको यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा। तो टैंग वू जो होता है वहीं पर सभी नीडल्स को वापस खींच लेते हैं। जब वो सभी नीडल्स को वापस खींच लेते हैं तो वहां पर जितने सोल्जर्स गिरे थे वो सारे के सारे फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और टैंग वो कहते हैं कि चलो यहाँ पर से चलते हैं। जब वो अपनी पोती से कहते हैं कि चलो चलते हैं, इसी के साथ उनकी नज़र वहां पर हमारे सैम के ऊपर पड़ती है। तो वो सैम को देखने के बाद काफ़ी हैरान होते हैं कि वो यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा है। तो एल्डर जो होते हैं वहां पर उसे घूर कर देखते हैं, हमारा सैम उसकी तरफ घूर कर देखता है। फिर साथ ही वो हाँ से कहते हैं हाँ तुम यहीं पर रुको मैं आता हूँ। तो उसे कहते हैं ग्रैंडपा तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो उसके ग्रैंडपा जो होते हैं वो सीधे हमारे सैम की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा सैम सोच रहा होता है ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, ये मेरी तरफ आके क्यों बढ़ रहा है, क्या ये मुझे मारने के लिए आ रहा है? तो इसी के साथ ही मास्टर टैंग वू उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। फिर साथ उसे कहते हैं कि लड़के यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर तुम यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा स्पेशल भी तो नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तो वो उसे कहता है कि लड़की अपना नाम बताओ। तुम्हारा सैम जो होता है क्योंकि अब यहाँ पर वो गूंगा ही है क्योंकि किसी को पता नहीं है, तो वो चुपचाप वहां पर खड़ा होता है और इसी के साथ ही हमारा सैम वहां पर खामोश खड़ा रहता है। तो मास्टर टैंग कहता है कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है? तो सैम फिर से खामोश रहता है। तो उसी के साथ ही एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि तुमने मेरी बात को सुना नहीं, मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है या फिर तुम मरना चाहते हो। और जैसे वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करके हमारे सैम के ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ की डायो बीच में आते हैं और कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, ये लड़का बेचारा यानी ये लड़का बेचारा गूंगा है, ये बोल नहीं सकता। तो एल्डर टैंग जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा तो ये लड़का बोल नहीं सकता। फिर साथ ही वो हमारे सैम को घूर कर देखते हैं और इसी के साथ ही वो कहता है अगर ये लड़का एक म्यूट है लेकिन ये इतना ज्यादा खास क्यों है? तो हमारा सैम सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से मुझे इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है, ये देख रहा है कि मेरे पास क्या कुछ है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसे ऐसा लगता है जैसे किसी कोई खजाना मिल गया हो, लेकिन जब मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? तो मास्टर टैंक जो होते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं, वो उसका हाथ पकड़कर चेक करते हैं। फिर साथ ही कहते हैं ये तो बहुत ही कमाल हो गया और वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो पीछे हटते हैं और कीड आयो से कहता है कि तुमने क्या कहा कि ये लड़का कौन है और तुम लोग इस वक्त कहां पर जा रहे हो, क्या तुम नैमगोंग क्लैन की तरफ जा रहे हो? तो वो कहता है जी सर हम लोग नैमगोंग क्लैन में मैरिज अलायंस के लिए जा रहे हैं। तो मास्टर टैंग वू से कहता है कि मुझे इस लड़के के बारे में बताओ कि यह लड़का वहां पर क्या करेगा। तो इसी के साथ ही मास्टर कीड आयो से के बारे में बताते हैं और उसे कहता है कि सर इस लड़के का नाम सो सैम है और इस लड़की का काम यहाँ पर घोड़े को संभालना है, ये हमारे स्टबल में ही रहता है और यहाँ पर इस घोड़े को वहां पर नैमगोंग क्लैन में हमारे साथ लेकर जा रहा है, हम लोग इस घोड़े को गिफ्ट में देने वाले हैं। तो टैंग वू से कहता है तो फिर ठीक है ये लड़का मुझे दे दो, ये लड़का मुझे गिफ्ट में चाहिए। तो कीड आयो से कहते हैं कि नहीं सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर
अगर हम इस लड़के को आपको दे देंगे तो फिर घोड़ा कौन संभालेगा, इसके बिना इस घोड़े को कोई संभाल नहीं सकता। तो टैंक वो कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें इस घोड़े को पहले वहां पर शादी में गिफ्ट के तौर पर देना है और उसके बाद उसके बाद मैं इस लड़के को ले सकता हूं, ये तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर यह लड़का जो है मुझे चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ टैंक फैमिली तक चलूंगा, मुझे भी टैंक फैमिली में बुलाया गया है। तो वो कहता है कि चलो फिर जाकर टैंक फैमिली से बात करेंगे। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं यानी कि डायो से कहते हैं कि सर लेकिन हम लोग इस लड़के को भी वहां पर घोड़े के साथ ही नैमगोंग फैमिली को देने वाले हैं। मास्टर टैंक हाल से कहते हैं मैं यहाँ पर बात कर लूंगा, मैं मास्टर नैमगोंग से भी बात कर लूंगा और साथ ही यहाँ पर तुम्हारे क्लैन हेड से भी बात कर लूंगा, यानी तुम्हारे डानरी क्लैन का जो हेड है मैं उससे भी बात कर लूंगा और अगर हो सका तो मैं उन्हें पेमेंट भी दे दूंगा, लेकिन ये लड़का मुझे चाहिए। तो की डायो से कहता है कि अब यहाँ पर सर हम क्या कह सकते हैं। तो मास्टर टेल्डर जो होते हैं वहां पर उसे घूर कर देखते हैं तो वो कहता है ठीक है सर पर एक बार हम लोग नैमगोंग फैमिली में पहुंच जाए, वहां पर जाने के बाद ये लड़का आप रख सकते हैं। टेल्डर टैंक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि बहुत ही अच्छे अब ये लड़का मेरा हो जाएगा और साथ ही उसे कहता है कि लड़के अब तुम वहां पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी से नैमगोंग क्लैन में चलते हैं और वहां पर उसके बाद तुम हमारे हो जाओगे। जबकि मास्टर की डायो सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। चलो खैर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट है, अगर सर्वेंट उन्हें चाहिए तो हम उन्हें दे देते हैं। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि यंग मास्टर को जल्दी से किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ और बाकी के सभी लोग मेरे साथ आओ, हमें अपने मिशन को कंटिन्यू रखना है, यानी कि हमें नैमगोंग फैमिली में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और इसी के साथ ही वो लोग फिर से वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और रात के वक्त वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, सभी लोग वहां पर रात गुजारने वाले हैं। तो की डायो कहते हैं कि आज रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जब सभी लोग वहां पर नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, इसी के साथ ही सैम जो होता है वो अपने स्टेबल में बैठा होता है अपने घोड़े के पास, वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि जब से मैंने यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी के लीडर को मारा और उसके बाद से मैंने 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था, तो ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी इन्वेंट्री जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, यानी कि इन्वेंट्री के स्किल को मैंने और भी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। यानी कि उसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन्वेंट्री का स्किल अब यहाँ पर एक डिवाइन स्किल की तरह काम करता है। तो अपने हाथ में रेत पकड़ता है और उस रेत को पकड़ने के बाद ग्राउंड के ऊपर फेंकता है, तो रेत जो होती है वो ग्राउंड के ऊपर गिरने से पहले वो अपनी इन्वेंट्री को एक्टिवेट करता है और वो रेत वहाँ पर से गायब हो जाती है और वापिस उसी के हाथ में आ जाती है। तो वहाँ सोसैम कहता है कि देखा इन्वेंट्री जो है ये बड़े अच्छे से काम कर रही है और साथ ही वो कहता है कि मैंने यहाँ पर एक नया स्किल एक्टिवेट कर लिया है, इन्वेंट्री यहाँ पर सिर्फ बाहर ही काम नहीं करती बल्कि अंदर भी काम करती है। और साथ ही मां सोसैम जो होता है वो रेत को अपने मुंह के अंदर डालता है, यानी उस रेत को निगल जाता है। जब उस रेत को निगल जाता है तो वो अपने पेट के अंदर से उस रेत को वापस अपनी इन्वेंट्री की मदद से निकाल लेता है। तो सोसैम कहता है कि मैं जहाँ पर अपने पेट के अंदर भी कोई चीज चली जाएगी तो मैं उस चीज को भी अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल सकता हूँ और ये बड़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि इन्वेंट्री जो है इस तरह भी काम करती है। तो ये तो बिल्कुल एक डिवाइन आर्ट की तरह है, मुझे लगता है कि कल को इन्वेंट्री मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इसी के साथ ही मां सोसैम वहां पर बैठा होता है कि साइड के ऊपर से मिस टैंग हा आ जाती है। तो टैंग हा वहां पर आती है और कहती है कि पता नहीं क्यों ग्रैंडपा को तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है और उन्होंने मुझे इतनी रात के वक्त तुम्हारे असेस्टेबल में तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है, चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, ग्रैंडपा तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारा सैम जो होता है उठकर उसके साथ चल पड़ता है और इसी के साथ ही मां सैम जो होता है उसके रूम में जाता है जहां पर ग्रैंडपा पहले से बैठे होते हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि लड़के वहां पर सामने प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रॉस लेग करके बैठ जाओ। तो सैम उनकी बात सुनने के बाद जाकर सामने क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। तो इसी के साथ ही ग्रैंडपा उसे कहता है कि अब जल्दी से अपने कपड़े उतार दो और सारे कपड़े उतार दो। तो सैम वहीं पर से अपने कपड़े उतार कर बैठ जाता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा बहुत ही अच्छा। फिर साथ ही उसे कहते हैं लड़के तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर इतना बुरा नहीं है और साथ ही वो अपने पास एक बॉक्स निकालते हैं जिसके अंदर कुछ नीडल्स पड़ी हैं। तो वो नीडल्स निकालने के बाद से कहते हैं कि ड्रैगन फिनिक्स गोल्डन नीडल्स का मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा। तो ये बात सुनते ही हाँ कहती है कि नहीं ग्रैंडपा आप ये क्या कह रहे हैं, कहीं आप यहाँ पर इसके ऊपर वो रिचुअल तो नहीं परफॉर्म करने वाले। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ। ग्रैंडपा उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर ऑरेंज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खास होते हैं, अगर वो यहाँ पर हीनान में उगेंगे तो वो खट्टे होंगे लेकिन अगर वो जाकर किसी दूसरे एरिया में उगेंगे तो वहां पर मीठे होंगे, क्या तुम इस बात को समझ रही हो। तो हमारा जो टैंक होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। तो वो कहता है कि अगर ये ऑरेंज यानी कि ये मुझे ऑरेंज कह रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं हीनान में उगा था और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा खट्टा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके टैंक फैमिली में जाकर उगूंगा यानी मुझे यहाँ पर टैंक फैमिली में लेकर जाया जाएगा तो वहां पर मैं बहुत ज्यादा मीठा हो जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि ये किसी ना किसी तरीके से मेरी बॉडी को इंप्रूव कर सकता है। तो मास्टर टैंक वाव से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। फिलहाल के लिए तुम अपनी बॉडी के अंदर किसी भी की पावर को यूज नहीं कर सकते जिसकी वजह से तुम मार्शल आर्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने रिचुअल को परफॉर्म करूंगा तो ये एक ऐसा बहुत ही कमाल का रिचुअल होने वाला है जिससे ना सिर्फ तुम्हारी
बॉडी रिपेयर होगी बल्कि तुम बोल भी सकोगे, तुम दोबारा बोलने लायक हो जाओगे, अब तुम गूंगे नहीं रहोगे। तो क्या तुम यहाँ पर जो करना चाहते हो? तो बताओ लड़के, क्या तुम यहाँ पर इस रिचुअल को अपने आप परफॉर्म करवाना चाहते हो? तो हमारी हाँ भागती हुई उसके पास आती है और कहती है ग्रैंडपा जी आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि पहले अपनी फैमिली के एल्डर से इस बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि जो आप रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं वो रिचुअल सिर्फ और सिर्फ टैंक फैमिली के मेंबर्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो ग्रैंडपा जो होते हैं वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए उसके साथ बात करते हैं। दोनों वहां पर अपने लिप्स तो हिला रहे होते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही होती। दोनों वहां पर कोई वॉइस ट्रांसमिशन यूज करके आपस में बात करते हैं ताकि सैम को पता ना चल सके कि वो दोनों वहां पर क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सैम अपने ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म होने देगा, क्या रिचुअल परफॉर्म होने के बाद सैम की किस्मत बदलेगी या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ट्रू साइको के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सैम जो होता है वहां पर देख रहा होता है कि वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, उनके लिप्स तो हिल रहे हैं लेकिन वो लोग वहां पर आवाज नहीं निकाल रहे। और इसी के साथ ही वहां पर ग्रैंडपा जो होते हैं हाँ को संभाल देते हैं, उसको समझा देते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। और साथ ही ग्रैंडपा अपने पास से नीडल्स निकालते हैं और कहते हैं तो लड़के अगर तुम यहाँ पर इस रिचुअल को अपने ऊपर परफॉर्म करवाओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर टैंक फैमिली का नाम मिल जाएगा, यानी कि तुम तब आज के बाद से हमारी टैंक फैमिली के एक मेंबर बन जाओगे। तो क्या तुम टैंक फैमिली के मेंबर बनना चाहोगे और क्या तुम यहाँ पर अपने ऊपर स्पेशल रिचुअल को परफॉर्म होने दोगे? और यहीं पर हमें कुछ खास बॉडीज के बारे में बताया जाता है कि थ्रू आउट जनरेशन टू जनरेशन, हजारों साल में, कई लाखों साल में और कई मिलियन सालों में कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही खास बॉडी वाले इंसान पैदा होते हैं। और ये खास बॉडी वाले इंसान जो होते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बनते हैं, दुनिया में काफी ज्यादा अपना नाम करते हैं। जिनमें से काफी सारी स्पेशल बॉडीज है जिसमें सबसे ज्यादा खास बॉडी कॉस्मिक सैक्रेड बोन बॉडी है। लेकिन अब जबकि यहाँ पर मिलियन सालों से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बॉडीज के बारे में पता है, ये सारी की सारी खास बॉडीज होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी होता है कि एक ऐसी बॉडी जिसके बारे में किसी को पता भी ना हो वो बॉडी पैदा हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे सैम के पास कुछ ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो जब मास्टर टैंग ने पहली बार उस लड़के को देखा तो वो कहता है कि मैंने इस लड़के को जब देखा था तभी मुझे समझ आ गई थी कि इस लड़के के पास कुछ बहुत ही खास किस्म की बॉडी है, क्योंकि जब मैंने जाकर इस लड़के को चेक किया था तब इस लड़के की बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल लगी थी। क्योंकि जरा सोच कर देखो, अगर हमारे पास स्पेशल बॉडीज होती हैं, हर किस्म की स्पेशल बॉडी में मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए मेरिडियंस होती हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करती है और हमारे पास कोर होती है जो कि उस एनर्जी को गैदर करती है। लेकिन ये लड़का एक ऐसी बॉडी के साथ है जिसके अंदर कोई मेरिडियन है ही नहीं। मैंने इसकी बॉडी को चेक किया तो इस लड़के की बॉडी के अंदर एक भी मेरिडियन पॉइंट नहीं है। जरा सोच कर देखो, ये बिल्कुल एक एम्प्टी शेल की तरह है, जैसे चाहे हम लोग इसको वैसे यूज कर सकते हैं। विदाउट मेरिडियन जितनी ज्यादा चाहे उतनी एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरिडियंस जो होती हैं वो एक लिमिट तक ओपन होती हैं और उसके बाद उसके अंदर एक लिमिट तक एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन अगर इस लड़के को ठीक तरह से यूज किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यह लड़का हमारे लिए बहुत ही बड़ा एसेट बन सकता है। ये एक ऐसी खास बॉडी है जो कि विदाउट मेरिडियंस है, और विदाउट मेरिडियंस के साथ इस लड़के को बस एक पाथ चाहिए होगी। हम इस लड़के को एक पाथ देंगे और अगर यहाँ पर इसे टैंक फैमिली का एक मेंबर बना लिया गया तो ये लड़का हमारी टैंक फैमिली को दुनिया में सबसे महान फैमिली बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। फिर बाकी की जितनी फैमिलीज है वो सारी की सारी फैमिलीज टैंक फैमिली के सामने घुटने टेक देंगी जब ये लड़का यहाँ पर पूरी तरह से अपनी पावर्स को अनलीश करेगा। और ये सब कुछ मेरी वजह से पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी टैंक फैमिली के लिए कुछ नया अचीव करने वाला हूँ। अपनी फैमिली के लिए सब कुछ मैं हासिल करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो नीडल उठाते हैं और उसे कहता है कि लड़के तो क्या तुम यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म होने दोगे और क्या तुम यहाँ पर हमारी टैंक फैमिली का सरनेम लेना चाहते हो? तुम्हारा टैंक जो होता है अपना सर हिलाता है तो उसके पास चले जाते हैं और उसे कहता है तो टैंक फैमिली का मेंबर बनना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें यहाँ पर जो ये करना होगा कि तुम्हें यहाँ पर टैंक फैमिली का नाम तो मिल जाएगा, लेकिन रिचुअल परफॉर्म होने के बाद हमारी टैंक फैमिली में जाकर एल्डर्स के सामने तुम्हें साबित करना होगा कि तुम टैंक फैमिली के एक मेंबर होने के लायक हो, टैंक सरनेम लेने के लायक हो। वहां पर जाने के बाद हो सकता है तुम्हारा टेस्ट लिया जाए, लेकिन इस प्रोसेस में तुम मर भी सकते हो। तो क्या तुम फिर भी करना चाहते हो? तुम्हारा सैम फिर से हाँ कहता है। तो उसी के साथ ही एल्डर जाकर उसके सर के पीछे खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं जहाँ पर नीडल्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर लगाने वाला हूँ। और साथ ही वो हाँ से कहता है कि हाउ जाकर स्टैंड गार्ड रहो, कोई भी यहाँ पर आकर हमारी प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है जी ग्रैंडफादर। साथ ही ग्रैंडफादर अपनी सभी नीडल्स को यूज करते हैं और कहते हैं इसमें एक एक नीडल जब तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगी तो मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल मेरिडियन पॉइंट्स क्रिएट करूंगा, तो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द होने वाला है। तो क्या मैं स्टार्ट करूँ? तो इसी के साथ सबसे पहली नीडल वो उसके क्राउन में लगाते हैं, उसके सर के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा
जो सो सैम होता है वहीं पर हैंग हो जाता है, क्योंकि जब वहां पर उसका जो सर वाला मेरिडियन प्रेशर पॉइंट दबा दिया जाए तो बॉडी वहां पर पैरालाइज हो जाती है। तो हमारा सो सैम जो होता है इसी के साथ जैसे वहां पर पहली नीडल उसे लगती है वो कहता है कि इन बेवकूफों को लगता है कि मैं इनकी बात को समझ नहीं पाया। दोनों बुड्ढा खूसड़ और उसकी पोती जहां पर आपस में बात कर रहे थे, मैं इनकी लिप रीडिंग कर सकता हूं। जब मैंने सिस्टम में आगे लेवल अप किया था मुझे एक बहुत ही स्पेशल स्किल मिला था लिप रीडिंग का। हालांकि ये लोग यहाँ पर माइंड रीडिंग कर रहे थे यानी कि वॉइस ट्रांसमिशन कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि ग्रैंडपा ने क्या कहा था। ग्रैंडपा ने इस हाथ से कहा था कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस है और अगर यहाँ पर ये लड़का हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर इस लड़के को खो देंगे। लेकिन कोई और यहाँ पर इस लड़के को हासिल कर ले और इसकी स्पेशल बॉडी को यूज़ करे तो फिर हमें इससे नुकसान होगा। अगर ये लड़का हमारी टैंक फैमिली को नहीं मिलेगा तो ये किसी को भी नहीं मिलेगा। तो वो हाथ से कहता है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला कीड़ा डालूंगा जो कि इसकी बॉडी को कंट्रोल करेगा और इसे पता भी नहीं चलेगा, और अगर ये लड़का हमें धोखा देने के बारे में सोचेगा तो मैं इस लड़के को मार डालूंगा। तो ये बात हो रही थी। तो हमारे सैम ने ये सारी की सारी बात सुन ली होती है कि ये कमीने कोई अच्छे लोग नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर कीड़ा डालकर उसको एक टूल की तरह यूज करना चाहते हैं। तो हमारा सो सैम कहता है लेकिन मैं यहाँ पर इनसे भी बड़ा कमीना हूँ, मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है। और साथ ही वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम की वजह से लगता है कि मेरे पास कोई खास बॉडी है, लेकिन असल में मेरे पास कोई खास बॉडी नहीं है, बल्कि ये तो बस उस सिस्टम की वजह से है। लेकिन खैर अगर इसे लगता है कि मेरे पास कोई खास बॉडी है तो फिर इसे ऐसे ही सोचने दो, कम से कम मुझे यहाँ पर टैंक फैमिली का नाम तो मिलेगा और मैं एक स्टेबल के अंदर घोड़ा संभालने से अलग यहाँ पर अब टैंक फैमिली का कोई मास्टर बन सकता हूँ। तो इसी के साथ ही ग्रैंडपा की पूरी बॉडी के अंदर नीडल्स को लगा देते हैं और पूरी बॉडी में नीडल्स को लगाने के बाद कहता है कि लो मैंने यहाँ पर टेम्प्रोरी की ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए सब कुछ कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसके टेम्प्रोरी मेरिडियन पॉइंट्स एक्टिवेट कर दिए हैं और अब से यहाँ पर एक महान मास्टर बन जाएगा। साथ ही वो अपने पास से अपने कीड़ों वाला जो बॉक्स होता है उसको उठाकर लेकर आते हैं और उसके अंदर से गू पॉइजन वाले कीड़े को निकालते हैं और कहते हैं लेकिन मैं इस तरह के एक बहुत ही खास टैलेंट को किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने दूंगा, और साथ ही वहां पर उस कीड़े को निकालकर उसके कान के अंदर डाल देते हैं। जैसे मास्टर टैंक जो होते हैं वो उस कीड़े को हमारे सो सैम के कान के अंदर डालता है, वो कीड़ा उसके कान के अंदर चला जाता है। तो मास्टर टैंक कहते हैं कि अब यहाँ पर यह लड़का मेरे कंट्रोल में रहेगा, यह कीड़ा इसे पता भी नहीं चलेगा और इसकी बॉडी के अंदर ही रहेगा। अगर यह लड़का मुझे धोखा देने के बारे में सोचेगा भी तो मैं यहाँ पर इस कीड़े को एक्टिवेट कर दूंगा। फिर साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो एक एक करके उसकी बॉडी के अंदर सभी नीडल्स को निकाल देते हैं। अब पता नहीं यहाँ पर इस रिचुअल का कोई मकसद था भी या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसे पैरालाइज करके उसकी बॉडी के अंदर कीड़ा डालने का असल मकसद था, लेकिन वो नीडल्स को निकाल देते हैं। रिचुअल परफॉर्म हो जाता है, उसे टैंक फैमिली के कपड़े दे दिए जाते हैं और ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि आज के बाद से तुम टैंक फैमिली के एक मेंबर हो, अब तुम डांडरी फैमिली के मेंबर नहीं रहे, तुम्हें यहाँ पर एक नया नाम दिया जाएगा। आज के बाद से तुम्हारा नाम टैंक सैम होगा। तो क्या तुम्हें तुम्हारा नया नाम पसंद आया? तुम्हारा सैम कहता है जी मास्टर मुझे मेरा नया नाम पसंद आया, क्योंकि अब यहाँ पर वो बात भी कर सकता है, क्योंकि बात तो पहले भी कर सकता था लेकिन अब यहाँ पर उसने खुलेआम बात करना शुरू कर दी है। तो टैंक सैम जो होता है वहां पर से टैंक फैमिली के कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। मिस हाफ बाहर खड़ी खड़ी वहां पर सो रही होती है, वो उसके पास से चुपचाप बाहर आ जाता है, यानी कि उसे डिस्टर्ब नहीं करता। और बाहर आने के बाद इसी के साथ ही वो अपने इन्वेंट्री को एक्टिवेट करता है और इन्वेंट्री के साथ अपनी बॉडी के अंदर से गू पॉइजन वाले कीड़े को बाहर निकाल देता है और वहीं पर से मुट्ठी बंद करके उसे क्रश कर देता है। तो हमारा टैंक सैम कहता है कि इस बेवकूफ को क्या लगा था कि जी यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर एक कीड़ा डालेगा और मैं इसके कंट्रोल में आ जाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पर डांडरी क्लैन का सो सैम मर चुका है और मेरा यहाँ पर एक नया जन्म हुआ है। आज के बाद से मैं टैंक फैमिली का टैंक सैम हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब यहाँ पर इस नई आइडेंटिटी के साथ वो क्या कुछ नया अचीव कर सकता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक बिल्डिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर एक मास्टर उसके ऊपर अटैक हो रहा होता है। तो वहां पर वो बिस्तर के ऊपर किसी लड़की के साथ मजे कर रहा था और वहीं पर उसके ऊपर अटैक हो जाता है और बेचारा पीछे की तरफ गिरता है और कहता है कौन है यहाँ पर, आखिर तुम हो कौन? और इसी के साथ ही वो कहता है कमीने कहेंगे क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर ये सिल्क का कपड़ा कहाँ से लेकर आया था? तुम्हारी इसकी वजह से तुमने उस लड़की को मार डाला और उसके ब्लड से मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। उसके सामने जो अटैकर होता है वो वहां पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आके बढ़ता है। तो मास्टर से कहता है हाय तुम हो कौन और यहाँ पर मेरे पर अटैक कर क्यों रहे हो? लेकिन सामने वाला बंदा उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये मास्टर कौन है और यहाँ पर इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ट्रू साइको की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक मास्टर जो होता है वहां पर आकर एक अननोन मास्टर के ऊपर अटैक करता है जो कि शायद लड़की के साथ मजे कर रहा था। तो वहां पर आने के बाद वो बार बार उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उससे पूछता भी है कि यार तुम हो कौन, लेकिन उसे बताता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वहां पर से अपनी तलवार उठाता है और अपनी तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही उसके ऊपर हिट लगाता है और उसे कहता है ये क्या तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर प्रेशर डालता
डालता है, जिसकी वजह से वो मास्टर जो होता है पीछे गिर जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था। तो टैकर के पीछे गिरने के बाद इसी के साथ सफेद बालों वाला लड़का जो होता है वहीं पर से अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए बहुत सारी स्वर्ड स्ट्राइक्स लगाता है। स्वर्ड स्ट्राइक्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है और बहुत ज्यादा अनलिमिटेड स्वर्ड स्ट्राइक्स जो होती है वो जाकर उस मास्टर के साथ टकराती है। वो मास्टर भी अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो काफी सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन काफी सारे अटैक्स उसकी बॉडी के साथ हिट होते हैं और उसी के साथ वो पीछे दीवार के साथ जाकर टकराता है। तो वो उसे कहता है कि ये तो डीमन स्लेइंग स्वर्ड टेक्निक है, मुक वैंग, क्या तुम वाकई में मुक वैंगी हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं मुक वैंगी हूँ। तो वो उसे कहता है कितने सालों के बाद तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम मेरे ऊपर इस तरह से अटैक कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ 191 डेज के बाद मैं यहाँ पर वापिस आया हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तो मास्टर वैंगून मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर इतने दिन गुजरने के बाद तुम यहाँ पर स्पेशली क्या करने के लिए, और ऊपर से तुमने यहाँ पर सारे दिन भी गिने हुए हैं, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। अब मुझे बताओ कि स्पीयर ऑफ साइबेरिया को यहाँ पर क्या काम पड़ गया है? तो उसे कहता है कि शैडोज की तरफ से एक ऑर्डर आया है, हमारे मास्टर ने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक ऑर्डर भिजवाया है कि लेवल 1 करना है। तो ये बात सुनते ही वहां पर वो मास्टर जो होता है वो वहीं पर रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए शांत होता है, फिर साथ उसे कहता है अच्छा ठीक है, फिर मुझे ब्योन जोंगवा के बारे में बताओ। तो उसे कहता है कि ब्योन जोंगवा वो नामगोंग क्लैन में है और नामगोंग क्लैन में वहां पर 1 महीने के यानी 15 दिन के बाद एक शादी होने वाली है और वहां पर वो एक लड़की के साथ शादी कर रहा है। ये बात सुनते ही व्हाइट बालू वाला मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वो शादी करने वाला है, कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कहीं वो जाकर पूरी की पूरी फैमिली को तो नहीं डिस्ट्रॉय करने वाला, और वो शादी करने वाला है तो वो सभी लड़कियां जो कि उसने अपनी एस्कॉर्ट बनाकर रखी हो उन सभी का क्या होगा? तो वैंगून कहता है आपको पता है वो ऐसा ही है, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो यहाँ पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। ब्योन जियोन ने जाकर नामगोंग फैमिली की किसी लड़की के ऊपर जाकर नजर डाल लिया और उसके साथ शादी करने वाला, तो चलो कोई बात नहीं उसे शादी करने दो। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन सोल हंटिंग पॉइजन डीमन वो भी वहां पर पहुंचने वाला है, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना है कि मास्टर टैंग उस जगह के ऊपर जाने वाला है उस शादी में। मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर इस मिशन को इतनी आसानी से पूरा कर सकते हैं। एक तो नामगोंग फैमिली वहां पर है, पूरी की पूरी नामगोंग फैमिली के अंदर भी काफी मास्टर्स हैं और ऊपर से यहाँ पर मास्टर टैंग भी हैं। तो इसी के साथ ही वैंगून उसे कहता है कि शैडोज की तरफ से 5 शैडोज को तुम्हारे लिए डिस्पैच किया गया है, 5 शैडोज तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का उसे कहता है फिर तो यहाँ पर काफी हैं। तो इसी के साथ ही वैंगून उसे कहता है कि मैंने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया, अब यहाँ पर तुम्हें अपनी सारी की सारी तैयारी मुकम्मल करनी होगी। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर उस लड़की का नाम तो बताओ कि ब्योंगुन किससे शादी कर रहा है? तो उसे कहता है कि ब्योंगुन यहाँ पर किसी से शादी कर रहा है, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं? और साथ ही वो वहां पर से गायब हो जाता है। तो व्हाइट बालू वाला लड़का वहीं पर बैठा रह जाता है और कहता है कि यार इस बंदे का मैं क्या करूं, ये हमेशा इसी तरह ही करता है। और साथ ही वो उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मेरे कपड़े भी इसने गंदे कर दिए, अब यहाँ पर मैंने शुरू ही किया था और इसने उस लड़की को भी मार दिया है। तो बाहर आने के बाद वो कहता है कि वो कमीना कहीं का अब यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लिए एक हीरो बन चुका है और उनकी एक लड़की के साथ शादी करने वाला है। और मैंने सुना है कि आन हुई कि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यानी नामगोंग फैमिली की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है जिसके साथ वो शादी करने वाला है। चलो खैर अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है। और वो बाहर आता है, वहां पर आकर चुटकी बजाता है तो उसका एक सोल्जर वहां पर अपीयर होता है। तो वो उसे कहता है कि जाओ जाकर उस रूम को खाली कर दो और वहां पर बेड के ऊपर जो कचरा पड़ा है उसको भी साफ कर देना। और साथ ही उसे कहता है कि आज रात यहाँ पर जितने भी हमारे गार्ड्स हैं वो पहरा दे रहे हैं उन सभी को भी मार डालो, किसी को भी यहाँ पर वैंगून के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि वो यहाँ पर आया था। तो उसका सोल्जर कहता है जी मास्टर मैं अभी यहाँ पर सभी को क्लियर कर देता हूँ। और इसी के साथ ही वो बंदा जो होता है खिड़की में जाकर खड़ा हो जाता है और सामने नामगोंग फैमिली की तरफ देखता है जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा होता है क्योंकि वहां पर शादी हो रही है। यहाँ पर आन हुई ब्रांच के अंदर ये चोरमा सेक्टर का ब्रांच लीडर होता है, इसका नाम लस्ट डीमन पैगयोल होता है और इसे भी यहाँ पर एक शैडो का टाइटल दिया गया होता है, जो इसका टाइटल जो होता है वो टर्निंग शैडो का होता है। तो इसी के साथ ही वो नामगोंग फैमिली की तरफ देखता है, वहां पर हंसता और कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली ये करने का वक्त आ चुका है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारे सैम की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आने के बाद कहते हैं तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच ही आए हैं। तो मास्टर टैंक कहते हैं कि लगता है कि हम लोग वक्त से पहले यहाँ पर पहुंच आए हैं। और साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है कि वो यहाँ पर टैंक नामगोंग फैमिली के अंदर जाने वाला है। अगले दिन सुबह सुबह वो वहां पर नामगोंग फैमिली के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पर जश्न मनाए जा रहे होते हैं क्योंकि शादी होने वाली है। तो उसी वजह से वो लोग पहले यहाँ पर तैयारियों में लगे होते हैं और यहाँ पर पूरे का पूरा महल सजाया गया होता है। तो वहां पर दिखाते हैं कि एक बंदा जो होता है, गार्ड जो होता है, वहां पर कुछ भिखारियों को भगा रहा था क्योंकि भिखारी उससे कह रहे होता है कि हमें यहाँ पर कुछ बचा हुआ खाना दे दो। शादी का दिन है तो वो भिखारी भी यहाँ पर चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ खाना मिल जाए, लेकिन गार्ड जो होता है उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उनसे कहता है कि यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर आकर सब कुछ खराब मत करो। तो इसी के साथ भिखारी उसे कहते हैं लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ खाना मांग रहे हैं, प्लीज बचा हुआ खाना हमें दे दो। तो गार्ड जो होता है वहीं पर एक भिखारी को किक दे मारता है और भिखारी बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। जब किसी के साथ ही अंदर से यंग मास्टर
मास्टर निकल कर आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर क्या शोर मचा हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा यंग मास्टर वहां पर बाहर आता है, बहुत ही अच्छा दिखने वाला और बहुत ज्यादा हैंडसम दिखने वाला लड़का वहां पर आता है। तो गार्ड उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज हमें माफ करिएगा, ये भिखारी जहाँ पर आकर सीन क्रिएट कर रहे हैं, इसी वजह से मैं जहाँ पर इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर जो होता है गार्ड को घूर कर देखता है, जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो कहते हैं क्या तुम देख रहे हो, यही हमारा यंग मास्टर डू हियो ओक है। डू हियो ओक जो कि जहाँ पर हमारा दूल्हा और इसी के साथ ही तो नामगोंग फैमिली की लड़की की शादी होने वाली है। तो यंग मास्टर डू जो होता है वहां पर भिखारियों की तरफ आगे बढ़ता है, उनके सामने अपना हाथ करता है और कहता है क्या तुम लोग ठीक हो। तो वो भिखारी जो होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं जी सर हम लोग ठीक हैं। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा, अभी हमारे मेहमान नहीं आए और शादी की सेरेमनी स्टार्ट नहीं हुई, जब सभी लोग खाना खा लेंगे तो बचा हुआ खाना तुम्हें दे देंगे। और साथ ही वो गार्ड से कहता है कि इन सभी लोगों को बचा हुआ खाना जरूर देना। तो वो कहता है ठीक है सर मैं दे दूंगा। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो यंग मास्टर डू कितना ज्यादा अच्छा है। जैसा कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पर राइटियस फैक्शन का एक हीरो है, उसने यहाँ पर राइटियस फैक्शन में बहुत सारे ऐसे कमीने लोगों को मारा है जिन लोगों को मारना हमारे राइटियस फैक्शन के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था। खास तौर पर उसने कुछ ऐसे डिमोनिक फैक्शन के लोगों को मारा था जो कि यहाँ पर काफी सारा खून खराबा कर चुके थे। इसी वजह से तो नामगोंग फैमिली के लोगों ने अपनी बेटी नामगोंग खाई की शादी इस लड़के के साथ करने के लिए रजामंदी दी थी। इसी वजह से नामगोंग खाई के साथ इस लड़के की शादी हो रही है, वरना वो लोग अपनी फैमिली से बाहर किसी की शादी नहीं करते। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यंग मास्टर डू वाकई में इतना ज्यादा अच्छा है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने की नौटंकी कर रहा है। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू साइको के एपिसोड 16 और इस वीक की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर यंग मास्टर डू की तारीफें हो रही होती है, क्योंकि सामने देखने में तो वो काफी ज्यादा अच्छा और शरीफ लड़का ही लग रहा होता है। तो जो बंदे वहां पर बातें कर रहे होते हैं, मास्टर टैंग उनके साथ टकराते हैं तो वो गुस्से के साथ से कहता है बुड्ढे तू यहाँ पर देख कर नहीं चल सकता। लेकिन जैसे ही मास्टर टैंग को देखता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो सोल चेजिंग पॉइजन हैंड मास्टर टैंग वू है। तो मास्टर टैंग वू जो होते हैं उसके मुंह पर हाथ रखते हैं, उसे पीछे की तरफ धक्का देते हैं और कहते हैं बेवकूफ कहीं तू मेरे रास्ते में खड़ा है। तो इसी के साथ ही वहां पर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। टैंग फैमिली के 3 मेंबर्स और बाकी के सभी डानरी क्लैन के मेंबर्स वहां पर आते हैं और सभी लोग साइड के ऊपर हट जाते हैं। लेकिन इसी के साथ अंदर का सीन दिखाता है कि मास्टर डू जो होता है वहां पर बातें कर रहा होता है तो उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है बाहर क्या हो गया है। तो मास्टर टैंग वहां पर चिल्लाकर कहते हैं सभी लोग खामोश हो जाओ, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बातें करके मुझे ये जता रहे हो कि मुझे इस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए था, कि मुझे इस जगह के ऊपर इनवाइट नहीं किया गया। तो तुम्हें से अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो यहाँ पर मेरे सामने आकर ये बात करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो इसी के साथ ही मैं यंग मास्टर डू भागता वहां पर आता और कहता है कि प्लीज 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 मिस्टर टैंक शांत हो जाए, आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। तो आने के बाद उसे ग्रीट करता है और उसे अपना नाम बताता है। तो मास्टर टैंक आगे बढ़ते हैं और कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर किसी के अंदर तो तमीज है, लड़के तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे दिखते हो। और साथ ही वो आगे बढ़कर कहता है कि एक्सीलेंट तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा स्पेशल है। हाँ खैर अफसोस कि मैं यहाँ पर पहले किसी को अपने लिए चूज कर चुका हूँ, अगर तुम मुझे कुछ वक्त पहले मिले होते तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हारी इस बॉडी के साथ मैं कुछ ना कुछ कर सकता था। तो मास्टर डू कहता है कि सर माफ करिएगा, आप यहाँ पर मेरी बॉडी के साथ क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो कहता है अब छोड़ो भी, मुझे ये बताओ कि बियोक कहाँ पर है। तो वो उसे कहता है कि सेक्टर लीडर इस वक्त अपने मेन हॉल के अंदर और आपका वेट कर रहे हैं। तो मास्टर टैंक खुद ही अंदर चले जाता है। तो यंग मास्टर डू कहता है रुके रुके मैं भी आपके साथ आता और मैं खुद आपको वहां पर लेकर जाता हूँ। तो मास्टर डू जो होता है वहां पर उसके पीछे भाग रहा था, जबकि हमारा सोसैम जो होता है वो दूर खड़ा है उसको एनालाइज कर रहा था और कहता है इस लड़के को देखो, हर एक इंसान जो होता है उसकी एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, हर एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इसे देखकर ही पता चल रहा है कि इसकी चाल के अंदर कुछ फेक बना है। क्योंकि हमारे सोसैम के पास वहां पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हारे सामने यहाँ पर कोई मास्टर है जिसका पावर लेवल तुमसे 10 गुना ज्यादा है। तो हमारा सोसैम कहता है कि मास्टर टैंक तो यहाँ पर मुझसे काफी दूर है और इसके अलावा बाकी सभी आम गाँव वाले लोग हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस लड़के के अलावा यहाँ पर मेरे करीब और कोई भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये विंडो इसी लड़के के लिए ओपन हुई है। तो इसका मतलब है ये लड़का जो है ये मुझसे कम से कम 10 लेवल ज्यादा हायर और काफी ज्यादा पावरफुल है। तो जिस पेस के बारे में यह बात कर रहा था कि इसकी चाल में कुछ ना कुछ फेक बना है, वो ये है कि मुझे लगता है कि ये भी मेरी तरह ही एक प्रीडेटर है। अंदर से ये मेरी तरह ही एक कमीना इंसान है जिसे शिकार करना पसंद है, लेकिन बाहर से इसने मुखौटा ओढ़ रखा है, यहाँ पर एक शरीफ इंसान बना हुआ है। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि यंग मास्टर डू जो होता है भागता भागता मास्टर टैंक के पीछे जाता है और मास्टर टैंक जो होता है वो जाकर मेन पैलेस की सीढ़ियों के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं क्या वो यहाँ पर है। तो वो कहता है जी सर वो यहीं
पर है। तो मास्टर टैंक कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसी से मिलने के लिए आया हूँ। आखिर यहाँ पर इस सब का क्या फायदा जबकि एंड के पर तुम सभी लोगों ने मार ही जाना होता है, फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा। और इसी के साथ ही वो कहते हैं तो अब मैं यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ। तो मास्टर डू कहता है लेकिन प्लीज सर यहाँ पर रुके, मैं जाकर उनको आपके लिए मैसेज देकर आता और उन्हें बताता हूँ कि आप आए हैं। तो मास्टर टैंक कहते हैं कि किसका क्या फायदा, तुमने खुद ही कहा कि वो अंदर मेरा वेट कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर खुद चला जाता हूँ। तो अंदर का सीन दिखाता है कि मास्टर टैंक दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं जहाँ पर सेक्टर लीडर जो होते हैं वो अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर सेक्टर लीडर जो होता है वहां पर मास्टर टैंक को अंकल कह के पुकारता है। वो भागता है उसके पास आता है और उसे कहता है मार्शल अंकल, काफी अरसे के बाद अब यहाँ पर हमारी नैमकुंग फैमिली में आए हैं, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, आप मेरी बेटी की शादी में आए हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम हर बार यहाँ पर मुझे देखने के बाद इस तरह से भागते हुए चले आते हो और आकर मुझे अंकल अंकल कहना शुरू कर देते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है कि अब तुम यहाँ पर नैमकुंग फैमिली के क्लैन हेड हो। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस तरह से देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है बेवकूफ बच्चे। तो इसी के साथ ही क्लैन हेड भी वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अंकल आप बिल्कुल भी नहीं बदले। जबकि दूसरी तरफ हमारी नैमकुंग हाई जो होती है वो कहती है कि ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हों। जबकि साइड के ऊपर वहां पर हमारी मिस हवा खड़ी होती है तो उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ ये क्या, ये तुम हो, तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। तो हाँ उसे कहते हैं कि हाँ मैं तो बड़ी हो ही गई हूँ, लेकिन तुम अपनी तरफ देखो, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। पहली यहाँ पर तुम्हारे पास टाइटल है कि तुम नैमकुंग फैमिली क्या इस पूरे आनहुई में सबसे ज्यादा खूबसूरत, और अब देखो यहाँ पर तुम कितनी बड़ी भी हो गई हो और तुम्हारी शादी होने वाली है। तो यंग मास्टर डू भी वहां पर आ जाता है और आकर कहता है कि मैं भी यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो मिस टैंग उसे अपने बारे में बताती है और उसे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के बाद कह दिया क्या मैं तुम्हें आज के बाद अपना जीजा जी कह सकती हूँ। तो नैमकुंग हाई जो होती है वो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है क्या तुम अभी से यहाँ पर इसे जीजा जी कह रही हो। तो डू कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं तुम यहाँ पर मुझे अपना जीजू कह सकती हो। तो मिस टैंग हाउ से कहती है देखो तो जना यहाँ पर मिस हाई किस तरह से शर्मा रही है, मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम मुझसे छोटी हो और तुम्हारी शादी मुझसे पहले हो रही है। इसी के साथ ही नैमकुंग हाई जो होती है वहां पर उसकी बातें सुनकर काफी शर्मिंदा आ रही होती है, लेकिन साथ ही उसकी नजर वहां पर पीछे टैंक सैम के ऊपर पड़ती है और वो कहते हैं कि ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ आया है। तो टैंक सैम वहां पर पीछे खड़ा होता है। तो मिस हा जो होती है उन्हें उसके बारे में बताने लगती है। तुम्हारा सैम मुस्कुराते हुए अंदर आता है और कहता है कि मेरा नाम टैंक सैम है। तो इसी के साथ यंग मास्टर डू आगे बढ़ता है, अपना हाथ उसके सामने बढ़ाता है और उसे कहता है तो टैंक सैम मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो सैम भी उसके साथ हाथ मिलाता और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई। तो फिर साथ ही हमारा जो डू होता है वो उन लोगों से कहता है कि आज रात हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही खास प्लानिंग कर रहे हैं। आज मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर सोहो लेक के ऊपर जाने वाला हूँ, तो क्या तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, स्पेशली तुम टैंक सैम, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 16 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे सोहो लेक के ऊपर आखिर जिन लोगों ने क्या प्लान बनाया हुआ है, क्या वहां पर जाने के पीछे कोई स्पेशल मकसद है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू साइको के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर डू जो होता है वो टैंक सैम से और बाकियों से कहता है आज रात हम लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, हम लोग लेक सोहो में जाएंगे और जाकर उसकी खूबसूरती को निहारेंगे, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो मिस हा और साथ में हमारे टैंक सैम दोनों को अपने साथ लेकर वहां पर लेक में पहुंच जाता है। और लेक में जाने के बाद वो एक बोट में जाते हैं और लेक बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो इसी के साथ मिस लड़कियां जो होती है वहां पर उस व्यू को एंजॉय कर रही होती है। तो डू लोगों से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि लेक सोहो जो है वो अपने ब्रेथ टेकिंग व्यूज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है और रात के वक्त ये और भी खूबसूरत हो जाती है जब यहाँ पर पूरा चांद निकलता है उस वक्त ग्राउंड के ऊपर, यानी इस वक्त पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को आज रात के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम लोग इस व्यू को एंजॉय कर सको। तो मिस हाई जो होती है वो कहती है कि सिस्टर हाँ क्या तुम देख रही हो आसमान के ऊपर से चांद का रिफ्लेक्शन जो पानी के ऊपर पड़ रहा है वो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर खड़ी होकर इस सारे मंजर को देख रही होती है, जबकि दूसरी तरफ हमारे डू को दिखाता है कि वो टैंक सैम से कहता है कि अब जबकि लड़कियां वहां पर खड़ी खड़ी सारी की सारी ब्यूटीज को एंजॉय कर रही हैं तो क्यों ना हम दोनों लड़के यहाँ पर बैठकर एक एक ड्रिंक पीते हैं। मैं अभी अंदर जाता हूँ, जाकर डॉग से कोई ड्रिंक लेकर आता हूँ, फिर दोनों यहाँ पर बैठकर पियेंगे। और इसी के साथ ही डू जो होता है वहां पर से अंदर डॉग के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो हमारा टैंक सैम अभी भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है और कहता है चाहे मैं यहाँ पर इस कमीने को कितनी बार क्यों ना देख लूं, बाहर से एक बहुत ही शरीफ और सीधा साधा इंसान दिखाई दे रहा है और ये नैमकुंग फैमिली का दामाद बनने वाला है जो कि एक राइटियस फैमिली है, लेकिन ये बंदा अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि ये भी एक प्रीडेटर है, यानी मेरी तरह एक बहुत ही कमीना और साइको किस्म का इंसान है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा कर चुका है। लेकिन आखिर इसका मकसद क्या है, ये करना क्या चाहता है, मुझे फिलहाल के लिए सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ इसके साथ इस बोर्ड के ऊपर आकर। फिर साथ ही हमारा टैंक सैम जब वहां पर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि एक बहुत ही बड़ी स्कीम यहाँ पर हो रही है, एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर मैं भी उसका हिस्सा
हिस्सा बन चुका हूँ, क्योंकि मैं नैमगोंग फैमिली के अंदर हूँ। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो फिर मैं भी यहाँ पर इस सब में खींचा चला जाऊंगा। तो टैंक सैम के पास वहां पर एक विंडो ओपन होती है और उस विंडो के अंदर उसे कहा जाता है कि एक दुश्मन जिसका पावर लेवल तुमसे 10 गुना ज्यादा है वो यहीं पर तुम्हारे 20 मीटर के रेडियंस के आसपास है। तो टैंक सैम साइड के ऊपर देखता है, जब वहां पर देखता है कि डू जो है वो तो डॉग के अंदर गया हुआ है और वहां पर उसका डिस्टेंस जो है कम से कम 20 मीटर से ज्यादा है। तो टैंक सैम को एक झटका लगता है और कहता है कि ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, ये डू ह्यूऑक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मुझसे काफी ज्यादा दूर है, क्योंकि ये बोर्ड जो है तकरीबन 25 मीटर इसका रेडियस है और नीचे की अगर गहराई देखी जाए तो इसकी नीचे का जो साइज है वो तकरीबन 5 फीट है, 5 मीटर है। इसका मतलब यह है कि वो जो भी दुश्मन है या तो वो पानी के अंदर है या फिर वो बोट के निचले हिस्से के ऊपर है। तो थोड़ी देर के बाद हमारा डू जो होता है वो अंदर से वाइन लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मुझे वाइन ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन ये वाइन बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। जबकि टैंक सैम उसे घूर घूर कर देख रहा था और कहता है कि डू के अलावा यहाँ पर एक और दुश्मन है जो कि मुझसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिर यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर एक और दुश्मन क्या कर रहा है। तो यंग मास्टर डू से कहता है कि इस वाइन को जियो मांजू कहते हैं, ये एक बहुत ही कमाल की और प्रेशियस वाइन है, बहुत ज्यादा महंगी भी है। क्या तुमने पहले कभी इसको पिया है? मुझे नहीं लगता कि तुमने पिया होगा, चलो आओ मेरे साथ आकर बैठकर इसको पियो और इसको टेस्ट करके बताओ। जबकि मां सैम जो होता है उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना कि मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो क्या मैं वॉशरूम जाकर आ सकता हूँ? पहले मुझे वॉशरूम जाकर आने दो, फिर आकर बैठकर पीते हैं। और उसी के साथ ही मां डू से कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। वहां पर सामने डॉक के अंदर जाओ, जाकर कैप्टन या फिर बोटमैन से पूछ लेना, वो तुम्हें वॉशरूम के बारे में बता देंगे। अब जल्दी से वापस आ जाना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर पीना चाहता हूँ। और साथ ही यंग मास्टर डू भी उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है जैसे उसे भी इसके ऊपर कुछ शक हो रहा हो। तुम्हारा सैम जो होता है वो दरवाजा खोलता है डॉक का और अंदर चला जाता है। वहां पर अंदर जाने के बाद वो सीधा बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में जाने के बाद उसके पास फिर से एक बार विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे आसपास 10 गुना ज्यादा पावरफुल एक दुश्मन है। तो सैम कहता है कि ये क्या, यहाँ पर फिर से विंडो ओपन हो रही है। इस वक्त डू और दूसरे बंदे से मेरा डिस्टेंस जो है वो कम से कम 20 मीटर से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक और दुश्मन है। जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और कहता है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, जब उसके पास विंडो ओपन होती है तो वहां पर उसे पता चलता है कि दुश्मन उससे 20 मीटर की दूरी के ऊपर है। एक बार फिर से विंडो ओपन होती है और वो कहता है कि यहाँ पर फिर से एक बार विंडो ओपन हुई है। और उसके बाद जब वो डॉक में और ज्यादा गहराई में जाता है और आगे बढ़ता है, फिर से एक बार विंडो ओपन होती है और वो कहता है कि अब तो यहाँ पर 2 दुश्मन और निकल आए हैं। यंग मास्टर डू के अलावा यहाँ पर 2 और विंडो ओपन हुई है। इसका मतलब यह है कि इस बोर्ड के ऊपर टोटल 3 लोग हैं। जैसे वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है वहां पर फिर से एक और विंडो ओपन होती है और इस बार डिस्टेंस और ज्यादा करीब हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के बाद एक और विंडो ओपन होती है और इसके बाद अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 5 लोग हैं। यंग मास्टर डू ह्यू ओक को मिलाकर टोटल 4 और दुश्मन है जिनका पावर लेवल हमारे सैम से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है और वो सभी लोग इसी बोर्ड के ऊपर या फिर नीचे छुपे हुए हैं। तो हमारा सैम जो होता है वहीं पर से सेकंड फ्लोर के ऊपर चला जाता है और जाने के बाद नैमगोंग फैमिली की तरफ देखता है और लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही क्या है यहाँ पर 5 हायर लेवल के दुश्मन क्या कर रहे हैं। क्या वो यहाँ पर लड़कियों को किडनैप करने के लिए आए हैं या फिर इस वक्त वो नैमगोंग क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन लोगों का कोई ना कोई मकसद तो होगा ही। साथ ही हमारा सैम कहता है कि मुझे लगता है कि उनका मकसद लड़कियों को किडनैप नहीं करना, क्योंकि अगर लड़कियों को किडनैप करना होता तो वो कभी भी यहाँ पर मुझे अपने साथ लेकर नहीं आते और नैमगोंग हई को बड़ी आसानी से वो किडनैप कर सकते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ और लड़कियां भी अभी तक सेफ हैं, इसका मतलब यह है कि इन 5 मास्टर्स का कोई और मकसद है। फिर वो सामने नैमगोंग क्लैन की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पर 5 पावरफुल एनिमी है, इतने पावरफुल एनिमी जो कि अगर एक क्लैन के अंदर घुस जाए तो पूरे क्लैन के अंदर तबाही मचा दे। मेरे पास जब विंडो ओपन होती है तो मुझे बस इतना बताया जाता है कि दुश्मन तुमसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, इससे ज्यादा मुझे नहीं बताया जाता, यानी कि मुझे उनकी एग्जैक्ट पावर लेवल का नहीं पता होता। वो 10 गुना से ज्यादा हायर भी हो सकता है, वो 20 गुना भी हो सकता है, लेकिन मुझे बस इतना बताया जाता है कि वो 10 गुना ज्यादा हायर है। तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन कितना ही पावरफुल हो सकता है और मैं इस बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकता। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर पूरे के पूरे नैमगोंग क्लैन के ऊपर आग लगी है और पूरे का पूरा नैमगोंग क्लैन यहाँ पर जल रहा और जंग लग जाए, बहुत सारे लोग मारे जाएं। इसका मतलब यह है कि मैं एक बहुत बड़े डिलेमा में फंस चुका हूँ। मेरा तो वो हिसाब हो गया है कि आसमान से घिरा और आकर खजूर में अटक गया। इस वक्त मेरी साइड के ऊपर सिर्फ एक कैल्डर है टैंग वू और दूसरी तरफ से यहाँ पर दुश्मन है। एक तो डूआक के बारे में मुझे पता है और 4 और अननोन दुश्मन है जिनकी पावर लेवल्स के बारे में मुझे नहीं पता। और इसी के साथ ही परेशान होने की बजाय हमारा ट्रू साइको जो होता है वहां पर एक ट्रू साइको वाली स्माइल देता और खुश हो जाता और कहता है अगर वो लोग यहाँ पर नैमगोंग क्लैन को मारने के लिए आए तो फिर मैं भी सिचुएशन का फायदा उठा सकता हूँ, मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और बाकी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा टैंक सैम जो होता है, जब उसे पता चलता है कि शिप के ऊपर 5 लोग छुपे हुए हैं और पांचों जहां पर काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं, तो वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर इस सब के बीच में फंस गया हूँ। मेरी साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मास्टर टैंग वो है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर 5 दुश्मन है जो कि शायद नैमगुंग क्लैन को बर्बाद करने के लिए आए हैं, उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। लेकिन साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है वहां पर अपनी डिमोनिक स्माइल देते हुए कहता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी मजा आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी वाटरवे में पहुंचने वाले हैं। वाटरवे मतलब डॉक में पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनकी शिप जो होती है वो रुकेगी और जहां पर उन्होंने एक अंडरग्राउंड बेस बनाया होता है जहां पर उनकी शिप्स लैंड होती हैं और उसके बाद वहां से निकलकर वो नैमगोंग क्लैन के अंदर आते हैं। तो जैसे वहां पर शिप्स जो होती हैं वाटरवेज की तरफ आगे बढ़ती हैं, यहीं पर से दिखाते हैं कि नैमगोंग क्लैन के कुछ सोल्जर्स जो होते हैं जो कि यहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनका कैप्टन उनके साथ होता है। 2 सोल्जर्स होते हैं, एक यंगेस्ट होता है और एक तीसरा सोल्जर होता है। तो कैप्टन यंगेस्ट और नॉविस सोल्जर को अपने साथ लेकर वहां पहुंचता है और वाटरवे के लिए उनको लेकर आता है कि वहां पर जाकर निगरानी रखनी है। तो यंगेस्ट जो होता है उनसे कहता है कि स्क्वाड लीडर क्या वाकई में जहां पर इस वक्त होना चाहिए? हम लोग पहले भी इसको चेक करके जा चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे पहले हम लोग जहां पर चेक करके गए थे, वाटरवेज बिल्कुल क्लियर थे, जहां पर कुछ भी नहीं था। तो इसी के साथ ही उनका स्क्वाड लीडर उनसे कहता है कि बकवास बंद करो, क्या तुमने यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा कि जल्दी से अंदर जाओ और जाकर चेक करके आओ। तो वो उसे कहता है लेकिन कमांडर हमें अंदर जाकर चेक करने की क्या जरूरत है? तो इसी के साथ ही उनका जो स्क्वाड लीडर होता है वो उसको सर से पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर आगे से मेरे सामने बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा स्क्वाड लीडर हूं, मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया और तुम्हें इस ऑर्डर को पूरा करना है। अब अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से अंदर जाओ और जाकर वाटरवेज को चेक करके आओ, क्योंकि यहाँ पर शादी का माहौल है, सभी लोग यहाँ पर शादी में बिजी हैं, इसी वजह से कोई भी कहीं पर से भी आकर हमारे पर अटैक कर सकता है। जबकि उसका यंगेस्ट उसे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस सब में कोई फायदा है। तो स्क्वाड लीडर उसे कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, अपनी बकवास बंद करो। मैं चाहता हूं कि आज रात से, यानी कि आज से हर रात हम लोग यहाँ पर 3 से 4 बार पहरा देने के लिए आएंगे। हर रात हम लोग 2 से 3 बार अंदर जाकर चेक करके आएंगे कि वहां पर कोई है तो नहीं। और इसी के साथ ही वो यंगेस्ट को उठाकर वहां पर वाटरवे की तरफ फेंकता और उसे कहता है कि अब जल्दी से वहां पर से मिसाल उठाओ और जल्दी से अंदर भागते हुए चले जाओ, मैं यहीं पर बाहर रुककर तुम्हारा वेट करूंगा। तो वो दोनों सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर से अपनी मिसालें उठाते हैं और वहां पर वाटरवेज के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद अभी भी वो बातें कर रहे होते हैं कि जहां बाकी के सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं और हम लोग यहाँ पर देखो पहरा दे रहे हैं, इसको पता नहीं क्या पड़ी है। तो स्क्वाड लीडर बाहर ही खड़ा हो जाता है और कहता है इन बेवकूफों को क्या पता है कि बैटलफील्ड का मजा क्या होता है। एक ट्रू वॉरियर को बैटलफील्ड के ऊपर होना चाहिए, अपनी तलवार के साथ दुश्मन का गला काटते हुए और साथ ही गाना गाते हुए, सीटी बजाते हुए या फिर अपना पसंदीदा गाना गाते हुए। लेकिन मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर आकर फंस चुका हूँ। नैमगोंग क्लैन में पिछले कई अरसे से कोई दुश्मन नहीं आया, ना ही यहाँ पर हमारी किसी के साथ कोई जंग हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। काश यहाँ पर वाटरवे के अंदर से कोई दुश्मन निकल आए और फिर मुझे यहाँ पर अपनी तलवार चलाने का मौका मिले, क्योंकि इससे काफी ज्यादा मजा आएगा और बोरियत खत्म हो जाएगी। तो दोनों सोल्जर्स को दिखाता है कि वो दोनों जो होते हैं वहां पर अंधेरे में आगे चले जाते हैं और आगे जाने के बाद एक लड़का जिसके पास मोमबत्ती होती है वो कहता है कि देखो जरा हमें यहाँ पर क्या काम दिया गया है, हम लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं इस वाटरवे के अंदर, जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर खा पी कर ऐश कर रहे होंगे क्योंकि शादी का माहौल है। तो वो अपने यंगेस्ट से पूछता है कि यंगेस्ट तुम बताओ कि यहाँ पर तुम क्या सोचते हो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी जाकर एंजॉय करना चाहिए? लेकिन जैसे ही वो अपनी मोमबत्ती को साइड पर करता है तो वहां पर से टैंक सैम निकल आता है और साथ ही वो वहां पर से फूंक मारकर उसकी मोमबत्ती बुझा देता है, फिर साथ ही अपनी तलवार चलाकर उसकी बॉडी को काट देता है। और उसके बाद वहां पर जब तलवारें टकराती हैं, तलवार टकराने के साथ वहां पर चिंगारियां निकलती हैं और दूसरा यंगेस्ट जो होता है वो भी अभी तक जिंदा होता है, वो भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कौन है वहां पर, कौन अटैक कर रहा है? और जब वो उसके करीब पहुंचता है तो इतनी देर में हमारे टैंक सैम ने दूसरे को मार दिया होता है और बड़ी तेजी के साथ यंगेस्ट की तरफ भी आगे बढ़ता है और उसके ऊपर भी अपनी तलवार से अटैक करके उसको भी मार डालता है। तो उनके अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। जब उनके चिल्लाने की आवाजें आती हैं तो स्क्वाड लीडर बाहर खड़ा खड़ा बोर हो रहा था और कहता है कितनी देर हो गई है, वाटरवे इतना बड़ा तो है नहीं, आखिर यहाँ पर उन दोनों बेवकूफों को इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या मुझे यहाँ पर खुद अंदर जाना होगा? चलो चल के देखता हूँ कि वो कमीने कर क्या रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो भी अपनी मोमबत्ती अपनी मिसाल उठाता है और उसे उठाकर अंदर चला जाता है और कहता है अगर मैंने उन लोगों को यहाँ पर किसी जगह के ऊपर बैठकर सूटे लगाते हुए देख लिया ना तो मैं उन लोगों को बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो जैसे स्क्वाड लीडर जो होता है वहां पर अंधेरे में आगे की तरफ चलता जाता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहां पर पानी के अंदर एक कटा हुआ बाजू तैर रहा होता है। तो जब वहां पर कटे हुए बाजू की तरफ देखता है तो वो चिल्लाकर कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, ये कटा हुआ हाथ किसका है? फिर साथ ही वो कहता है यंग एस डू चिल, तुम लोग कहां पर हो? क्योंकि उसे शक पड़ जाता है कि शायद यहाँ पर उनके साथियों के साथ कुछ हुआ है। तो वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो जैसे ही वहां पर से भागते हुए आगे
आगे बढ़ता है, मोड़ काट के आगे पहुंचता है तो वहां पर सामने उसे कुछ दिखाई देता है और वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर दिखाते हैं कि हमारा टैंक सैम वहां पर बैठा होता है। वहां पर उसने कुछ भाले गाड़े होते हैं और उन भालू के ऊपर उन दोनों सोल्जर्स की बॉडीज को काट कर उसने टुकड़े टुकड़े करके लटका रखा होता है और साथ ही वहां पर बैठा बैठा कह रहा होता है इसमें से एक का बाजू कम है, अगर उसका बाजू होता तो फिर इसकी बॉडी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती। जबकि स्क्वाड लीडर जो होता है वो देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या यंगेस्ट और डूचिली, ये क्या, ये कौन सा मॉन्स्टर है, ये किसने इसके साथ ये किया है, उनकी बॉडीज के टुकड़े करके यहाँ पर किसने उन्हें भाले के ऊपर टांग दिया। तो हमारा टैंक सैम जो कि वहां पर उनकी बॉडीज को बैठकर टांग रहा था पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि यहाँ पर एक बाजू कम था लेकिन अब तो यहाँ पर पूरे का पूरा इंसान आ गया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे टैंक सैम को उन दुश्मनों को मारने की बजाय यहाँ पर इन आम सोल्जर्स को क्यों मार रहा है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ थ्रिल के लिए सब कुछ कर रहा है या फिर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाकर उन पावरफुल दुश्मनों से फाइट कर सके। यह सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो ट्रू साइको की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैप्टन सॉन्ग जो होता है जब वहां पर नीचे पहुंचता है सबवे में तो वहां पर देखता है कि हमारा जो टैंक सैम होता है उसने वहां पर उसके साथियों को मारकर उनकी बॉडीज को वहां पर टांग रहा था भालू के ऊपर, जिसकी वजह से वो काफी हैरान भी होता है और गुस्सा भी होता है। तो अब यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में दोनों की फाइट हो रही होती है और इस फाइट में ऊपर सॉन्ग जो होता है वो हमारे टैंक सैम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि कैप्टन सॉन्ग एक प्रोफेशनल वॉरियर है। इसी वजह से वहां पर हमारे टैंक सैम को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो बार बार उसके साथ तलवारें टकराता है। तुम्हारा टैंक सैम कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर की तरह है, इसकी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा और जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। तो उसी के साथ ही मास्टर सॉन्ग उसे कहता है कमीने कहीं कि ये तुम कर क्या रहे हो, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि मास्टर टैंक के साथ यहाँ पर आए थे, आखिर तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि तुम यहाँ पर एक मेहमान बनकर आए हो और हमने तुम्हें मेहमान की तरह ट्रीट किया है। तो हमारा टैंक सैम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे नैमगोंग क्लैन के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे नैमगोंग क्लैन को वार्निंग दी जा सके। तो टैंक मास्टर सॉन्ग चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर मेरे वॉरियर्स को मारकर उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर उनको भालू के ऊपर टांग दिया और तुम कह रहे हो कि तुम हमारे नैमगोंग क्लैन के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। अपनी बकवास बंद करो, अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा टैंक सैम जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक्स को टकराते हैं तो वहां पर जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही दोनों ही जो होते हैं वो जंप करते पीछे की तरफ फट जाते हैं। और अब यहाँ पर मास्टर सॉन्ग जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा और इस बार वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और इस बार वहां पर वो बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। तो मास्टर सॉन्ग जब वहां पर स्ट्राइक्स लगाता है तो वो स्ट्राइक्स के साथ हमारे टैंक सैम की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट लगते हैं और हमारा टैंक सैम जो होता है वो साथ ही साथ अपने एचपी लेवल को चेक कर रहा था कि उसकी बॉडी के ऊपर जो कट्स लगते हैं उसकी वजह से उसका एचपी लेवल बहुत ज्यादा कम रह गया है। और इस बार हमारा सॉन्ग जो होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और हमारा टैंक सैम पीछे की तरफ हट रहा था, वो दीवार के साथ जा लगता है जहां पर से वो जब उसके ऊपर अटैक करता है कैप्टन सॉन्ग इस बार अपनी तलवार को घुमाकर हमारे टैंक सैम के ऊपर अटैक करता है तो उसके हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है और साथ ही उसकी 2-4 उंगलियां भी कट जाती हैं। तो मास्टर सॉन्ग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि लड़के अब यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारी तलवार भी नहीं है, बताओ कि तुम क्या ही कर पाओगे, तुम्हारा एक हाथ भी तकरीबन आधा कट चुका है। लेकिन जैसे वहां पर हुश हो रहा था इसी के साथ उसके मुंह के सामने से तलवार निकलती है और उसकी गर्दन के ऊपर कट लगने लगता है। लेकिन टैंक सॉन्ग मास्टर सॉन्ग जो होता है वहां पर उस टैग को अवॉइड करता है जिसकी वजह से वो कट जो होता है सिर्फ उसकी गर्दन पर लगता है। उसे समझ ही नहीं आती कि तलवार अचानक से कहां से आई। तो मास्टर सॉन्ग पीछे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि इसकी तलवार इसके हाथ से छूट गई थी, इसकी उंगलियां भी कट गई थी, फिर यहाँ पर तलवार कहां से निकल कर आई है, मैंने यहाँ पर इसको देखा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको ठीक तरह से यानी कि मैं अगर यहाँ पर तलवार को समय रहते हुए सही तरह से देखकर डॉज नहीं करता तो मुझे लगता है कि अभी तक मेरी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है। ये किस तरह का मॉन्स्टर है। तो इसी के साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है तलवार को दूसरे हाथ में पकड़ लेता है और उसको दूसरे हाथ में पकड़कर और सामने की तरफ एक हॉरिजॉन्टल स्लैश लगाता है। वो जब वो स्लैश लगाता है तो इसी के साथ ही वहां पर मास्टर सॉन्ग उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर तलवार फिर से गायब हो जाती है और मास्टर सॉन्ग इस बात से काफी हैरान होता है कि फिर से ये तलवार गायब हो गई है। और हमारा टैंक सैम उसके पीछे पहुंच जाता है क्योंकि वो यहाँ पर बार बार अपनी इन्वेंट्री को यूज कर रहा था। वो अपनी इन्वेंट्री को यूज करके खुद को भी यहाँ पर गायब कर सकता है और इस बार वो बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं वहां पर उस टावर के अंदर से बाहर गिर जाते हैं। तो जब वो वहां पर से बाहर की तरफ गिरते हैं तो हमारा मास्टर सॉन्ग कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस अटैक को अवॉइड नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, क्योंकि हमारा टैंक
सैंग अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंच चुका होता है। वहीं पर से उसकी तलवार जो होती है वो उसकी गाल के ऊपर हिट करती है। क्योंकि हमारा टैंक सैम जो होता है उसकी एचपी लेवल बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, वो तकरीबन यहाँ पर मरने ही वाला है। इसी वजह से वो ठीक तरह से उस अटैक को हिट नहीं कर पाता और दोनों वहां पर से नीचे की तरफ गिरते हैं और हमारा टैंक सैम स्पेशली यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर चुका होता है। तो कैप्टन सॉन्ग उसे कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर अपने लिमिट्स तक पहुंच चुके हो, अगर तुम्हारा आखिरी स्ट्राइक यहाँ पर काम कर जाता तो मेरी गर्दन कट जाती, लेकिन अब यहाँ पर कमीने कही कि तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था कि मैं वाकई में अब यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से हमारा टैंक सैम भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो भी सोच रहा होता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर जितना डैमेज पहुंचा है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दो स्ट्राइक्स को खा पाऊंगा, क्योंकि उसकी एचपी लेवल जो है वो यहाँ पर बुरी तरह से ड्रॉप हो चुकी है। अगर एक दो स्ट्राइक और लगी तो हमारा जो टैंक सैम है वो बच नहीं पाएगा। लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो वो कहता है मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट होने वाला है, एक बार मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया तो मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिकवर भी हो जाएगी और साथ ही यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक रास्ता है, मुझे बस आगे बढ़ना है, मुझे बस आगे बढ़ना है। और इसी के साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है पागलों की तरह आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ से कैप्टन सॉन्ग उसे कहता है कि लड़के अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें खुद यहाँ पर अपने हाथों से मारूंगा और अपनी एक स्पेशल टेक्निक के साथ मारूंगा। वो अपनी ह्यूमनली विंड स्वर्ड टेक्निक की फाइनल फॉर्म को यूज करते हुए सामने की तरफ स्लैशेस लगाता है। तो ये फाइनल टेक्निक होती है ह्यूमनली विंड टेक्निक की, जिसके अंदर बहुत सारी स्लैशेस निकलती है और वो स्लैशेस जो होती है वो सामने की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं। और कैप्टन सॉन्ग उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो फिर तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वहाँ टैंक सैम इस बात को इग्नोर करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसके पास एक तरीका है अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने का। तो टैंक सैम अपने दोनों हाथों में तलवार को पकड़कर उसके करीब पहुंच रहा होता है, लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते जो तलवार की स्ट्राइक्स होती है वो उसके दोनों बाजू काट देती हैं, फिर साथ उसकी दोनों टांगे कट जाती हैं और इसी के साथ ही टैंक सैम ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है बिना बाजुओं बिना टांगों के। अब यहाँ पर वो क्या ही कर पाएगा। और साथ ही मास्टर सॉन्ग जो होता है ऊपर की तरफ से जंप करते हुए उसे किक मार के ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है और वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है देखो जरा, अब देखो यही तुम्हारी औकात है, अब इससे ज्यादा तुम क्या ही कर सकते हो, बिना बाजुओं और बिना टांगों के तुम यहाँ पर बिल्कुल एक बेकार इंसान हो। अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका, अब इसे खत्म करने का वक्त है। लेकिन जैसे वहां पर हमारा मास्टर सॉन्ग जो होता है अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसाने लगता है। इसी के साथ ही हमारा जो टैंक सैम होता है ग्राउंड के ऊपर हंस रहा होता है। वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर हंस क्यों रहा है। और साथ ही हमारे टैंक सैम के मुंह के अंदर से रोशनी चमक रही होती है, क्योंकि उसने अपने मुंह के अंदर इन्वेंट्री को ओपन किया होता है। और हमारा टैंक सैम जब अपना मुंह खोलता है तो तलवार इन्वेंट्री से बड़ी तेजी के साथ निकलती है और सीधी जाकर वहां पर कैप्टन सॉन्ग के सर के अंदर धंस जाती है, जिसकी वजह से कैप्टन सॉन्ग ब्लीडिंग करता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर वो मर जाता है। तुम्हारे टैंक सैम ने यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मास्टर सॉन्ग को मार डाला और जैसे ही वहां पर मास्टर सॉन्ग मर जाता है उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने के साथ उसका लेवल अप हो जाता है और वहां पर एक जबरदस्त रोशनी चमकती है। उसकी एचपी लेवल पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, उसके बाजू जो कट गए थे, उसकी टांगे जो कट गई थी वो भी वापस से रिकवर हो जाती हैं। और इस बार यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी की बीम दिखाई देती है जो कि नामगुंग फैमिली के सभी लोग देखते हैं। नामगुंग फैमिली के लोग, टैंक फैमिली के लोग, जहाँ तक कि वो लोग जो कि जहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं, वो सभी डिमोनिक फैक्शन के लोग भी ये सब कुछ देखते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अचानक से इतनी लाइट कहाँ से निकली है। और हमारा टैंक सैम जो होता है फाइनली जहाँ पर उसके पास एक बाजू है, यानी कि वो कैप्टन सॉन्ग को मारकर उसका बाजू काटकर वापस उसी जगह के ऊपर पहुंच जाता है और वहां पर उन सभी की डेड बॉडीज के टुकड़े करके और उसके साथ वहां पर एक मैसेज लिखता है। असल में वहां पर उन बालू के ऊपर से टांग कर एक मैसेज लिख रहा था। तो वो मैसेज क्या है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डानरी क्लैन का सीन दिखाते हैं। तो डानरी क्लैन तो आपको याद ही होगा, डानरी क्लैन वही क्लैन है जहां पर से हमारा टैंक सैम आया है। तो डानरी क्लैन के अंदर गरु को आग लगी होती है, लाशें बिछी होती है और वहां पर डिमोनिक सोल्जर्स जो होते हैं डानरी क्लैन के लोगों को मार रहे होते हैं। तो उनका मकसद यहाँ पर डानरी क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट करना होता है। तो यहाँ पर डानरी क्लैन के पैट्रियार्च को दिखाता है कि जिसे खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर उनके साथ हुआ क्या है, ये लोग कौन और क्यों आकर डानरी क्लैन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर डिमोनिक मास्टर सामने से निकल कर आता है। ये वही मास्टर है जिसने लास्ट टाइम वहां पर यंग मास्टर लस्ट डीमन के साथ फाइट की थी। तो इसे यहाँ पर काम सौंपा गया होता है इन्हें मारने का। तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हाय तुम कौन हो और हमारे डानरी क्लैन के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, डानरी क्लैन ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा था। तो इसी के साथ ही वो डिमोनिक मास्टर जो होता है अभी तलवार को घुमाता है और इसी के साथ ही वहां पर डानरी क्लैन के लीडर का सर काट देता है। तो डानरी क्लैन के लीडर के मरने के साथ ही अब यहाँ पर उनके पूरे सेक्टर को आग लगा दी जाती है और फिर साथ ही वहां पर उसके पास मैसेंजर आता है। तो उसे कहता है हो योंग को जाकर बता दो, उसे जाकर बता
दो कि डांगरी क्लैन को पूरी तरह से एनाइलेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे ग्रेट प्लान को एक्टिवेट करने की बारी है। सबसे पहला क्लैन खत्म हो चुका है और दूसरे ग्रेट नैमगोंग क्लैन को खत्म करने की बारी है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी तरफ लस्ट डीमन का दिखाया जाता है, जो कि अपने पास एक लड़की लेकर खड़ा होता है, जो कि शायद उसके साथ मजे कर रहा था। तो वो उस लड़की को वहां पर फेंक देता है क्योंकि अब बेचारी मर चुकी है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि इस लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं यह लड़की भी डांगरी क्लैन से ही लगती है, जिस क्लैन को मारने के लिए वहां पर डाई हो गया है। तो इसी के साथ ही लस्ट डीमन कहता है लेकिन कमीनी किसी काम की नहीं थी, इसने तो यहाँ पर मेरे मुंह का जायका ही खराब कर दिया। और इसी के साथ मैसेंजर उसके पास आता है तो उसे कहता है क्या हुआ, क्या यहाँ पर काम खत्म हो गया है? मैंने कहा भी था गैंग वोंग से कि वो इतनी जल्दी काम को खत्म ना करे, लेकिन उसने यहाँ पर काम को जल्दी खत्म कर दिया। उसे तो मजे करने आते ही नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर नैमगोंग क्लैन को पूरे मजे लेकर ही डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन नैमगोंग क्लैन उससे थोड़ा बहुत अलग है। डांगरी क्लैन जो था वो इस क्लैन के मुकाबले में काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन अब यहाँ पर इस क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का वक्त है। और साथ ही वो कहता है कि यंग मास्टर डू ने यहाँ पर कोई मैसेज नहीं भेजा। तो यंग मास्टर डू का असली नाम ब्योंग ग्योंग है, जो कि अंदर एक स्पाई बनकर है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला तो था, यानी कि वहां पर एक बड़ी सी फ्लैशलाइट चमकी थी, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर यंग मास्टर डू ने यहाँ पर इतना बड़ा मैसेज भेजा होगा? क्योंकि इतना बड़ा मैसेज भेजने का मतलब तो क्लियरली यहाँ पर सभी लोगों को वार्न करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर वो मैसेज डू ने नहीं भेजा था, बल्कि वो मैसेज जो था वो किसी और की तरफ से था, या फिर डांगरी क्लैन और नैमगोंग क्लैन के लोगों को इस बारे में पता चल चुका है कि हम लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है। फिर साथ ही वो कहता है चलो कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने प्लान को कामयाब करके रहेंगे। वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से पूरे के पूरे आनहोई की तरफ से हर एक रास्ते को ब्लॉक कर दो, कोई भी यहाँ पर नैमगोंग क्लैन की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नैमगोंग क्लैन में ना तो कोई आ पाए और ना ही यहाँ पर से कोई बाहर जा पाए, और उनके साथ उनकी पूरी डिमोनिक फोर्सेस होती है। वो लोग पूरे नैमगोंग क्लैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब किसी के साथ या बंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे टैंक सैम ने उन लाशों के साथ उनकी बॉडी को काट कूट कर उनके साथ एक मैसेज लिखा था। तो वो मैसेज वहां पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर उनके पैट्रियार्च को दिखाता है कि नैमगोंग फैमिली का पैट्रियार्च उस जगह के ऊपर आता है और आकर उस मैसेज को वो लोग पढ़ते हैं। जब उस मैसेज को पढ़ते हैं तो वो एक पहेली की तरह होता है। तो वहां पर लिखा होता है कि जब आसमान पर चांद पूरा चमकेगा उस वक्त एम्परर मर जाएगा, तो एम्परर के मरने के साथ मैं नया किंग बन जाऊंगा। तो वहां पर जो पूरी रिडल लिखी होती है, यानी कि जो पूरा मैसेज लिखा होता है वो होता है कि जब आसमान पर चांद पूरा हो जाएगा, एम्परर गिर जाएगा या एम्परर मर जाएगा, मैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं वो नया किंग बन जाएगा। तो ये पूरे का पूरा मैसेज होता है। वहां पर ये सब कुछ पढ़ने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं। तो अपने साथ एल्डर्स को भी लेकर आए होते हैं। वो कहता है कि यार कौन ऐसा कर सकता है, किस कमीने ने जहां पर ये मैसेज छोड़ा होगा? हमारे सेक्टर के गार्ड्स को मारकर उनकी बॉडी के साथ जहां पर एक मैसेज छोड़ा गया है। तो सेक्टर लीडर उनसे कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब कुछ किसका काम है, किस कमीने ने जहां पर ये किया होगा, लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि कोई ना कोई तो है जो कि यहाँ पर हमारे नैमगोंग क्लैन के ऊपर नजर लगाकर बैठा है और नैमगोंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि ये मैसेज साफ जाहिर है कि हमें यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है। इस मैसेज का मतलब सिर्फ हमारे लोगों को मारना नहीं था, बल्कि यहाँ पर हमें एक मैसेज देना था। अब जबकि शादी आ रही है और शादी फुल मून वाले दिन होने वाली है, जिस दिन आसमान पर चांद पूरा कंप्लीट होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग जल्दी से गार्ड्स की संख्या को डबल कर दो, पूरे नैमगोंग क्लैन के इर्द गिर्द पहरा खड़ा कर दो, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आने पाए। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है अगर कोई भी तुम्हें यहाँ पर सस्पिशियस दिखाई देता है तो जल्दी से आकर मुझे रिपोर्ट करना। तो नैमगोंग क्लैन के लीडर जो होते हैं वहां पर इसी सोच में परेशान वापस की तरफ चल पड़ते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर एम्परर जिसके मरने के बारे में बात की जा रही है वो तो मैं हूं, यानी कि मैं एम्परर हूं इस वक्त नैमगोंग क्लैन का, तो मुझे मारने की बात की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या है कि आसमान पर जब चांद पूरा हो जाएगा, क्योंकि आसमान पर चांद उसी दिन पूरा होना है जिस दिन यहाँ पर हमारी शादी होने वाली है। नैमगोंग क्लैन का जो पैट्रियार्च है उसकी बेटी हाई की शादी होने वाली है यंग मास्टर डू के साथ। फिर साथ ही वो आखिरी अगली लाइन को डिसाइफर करने की कोशिश करता है, क्योंकि असली अगली लाइन जो होती है वो मकसद उसके अंदर छुपा होता है। उसका सही मतलब अगर डिसाइफर कर लिया तो उन्हें समझ आ जाएगी कि ये मैसेज किसने छोड़ा है। तो वहां पर होता है कि मैं जो आहिस्ता चल रहा हूं वो नया किंग बन जाऊंगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये कौन अपने बारे में कह रहा है कि मैं जो आहिस्ता चल रहा हूं वो अगला किंग बन जाऊंगा? आखिर कौन है ऐसा जो कि यहाँ पर नैमगोंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और उसके बाद मेरे मरने के बाद नया किंग बनना चाहता है? तो इसी के साथ ही वो सभी लोग मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं। तो एक एल्डर जो होता है वहां पर गुस्सा करता है, क्योंकि उनमें से एक एल्डर जो होता है वो यंग मास्टर डू के ऊपर कहता है कि मुझे उसके ऊपर शक है। हालांकि पैट्रियार्च खुद भी यहाँ पर इस बात के ऊपर शक कर रहे होता है कि यंग मास्टर डू के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक एल्डर जो कि अजूरे पवेलियन का मास्टर होता है वो उनसे कहता है कि सर आप यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो लड़का पिछले 1 साल से हमारे साथ है। डू हियोक ने 1 साल से हमें ज्वाइन किया, हम सभी लोगों ने उसकी बहादुरी के कारनामे देखे, उसने कैसे यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक फैक्शन के लोगों को मारा और उसी के बाद ही आपने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने का फैसला किया था। अगर आप हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे या फिर उसके ऊपर शक करेंगे तो फिर दुनिया हमारे नैमगोंग क्लैन के बारे में क्या सोचेगी? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। वहीं पर एक और यूनिट के लीडर बैठे होते
होते हैं जो कि बाउंडलेस स्वर्ड यूनिट के मास्टर होते हैं। तो मास्टर नामगोंग इन उन लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ और तुम सभी लोग यहाँ पर इन लफ्जों को पूरी तरह से गौर से देखो जो कि उसने आखिरी अल्फाज छोड़े हैं, जिसमें क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पर नया किंग बन जाऊंगा। मैं जो कि आहिस्ता से वाक कर रहा हूँ, मैं नया किंग बन जाऊंगा। क्या तुम यहाँ पर इसको देख नहीं पा रहे? यहाँ पर इस बात के अंदर साफ साफ यहाँ पर उसका नाम निकल कर आ रहा है, यानी कि यंग मास्टर डू हियो ओक का नाम इसके अंदर निकल कर आ रहा है। तो ये बात सुनते ही मास्टर जंग गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बस अपने पास से अनुमान लगा रहे हो, हम लोग यहाँ पर अपने दामाद के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये सभी लोग यहाँ पर आपस में बहस ही करते रहेंगे या फिर इनके ऊपर अटैक हो जाएगा और सभी लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब ये लोग मारे गए हैं।